फ्लिन, मेरे पास एक और 600 मिलियन का ऑर्डर आया है, लगता है ऐसे भी हैंडल कर लोगे? मैं मुस्कुराकर बोलता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आखिर क्लाइंट से पैसे कमाकर ही पॉइंट्स मिलते हैं और सिर्फ पॉइंट से ही सिस्टम अपग्रेड होता है। अभी अभी सिस्टम मिला है, इतना फ्री बैठा हूँ कि हाथ पैर तक सुस्त पड़ गए हैं। बोर होते होते मैं काम ढूंढने के लिए एक लाइव स्ट्रीम में घुस गया। उसी वक्त फॉर्मर प्रो प्लेयर ज़ीक गुस्से में चिल्ला रहा था, अगर मेरा ये बेकार कंप्यूटर अभी लैग ना करता तो मैं बायोन को सोलो किल कर देता। कमबैक की उम्मीद में और व्यूअर्स के सपोर्ट से मोटिवेट होकर ज़ीक लगातार 3 और मैचेस हार गया। ज़ीक के ऑर्डर डिटेल्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल शांति थी। सिस्टम के फेज 1 में सिर्फ क्लास 2 सिविलियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। जब ज़ीक मेरा रिप्लाई देखता है, उसका चेहरा एक पल के लिए जम जाता है। चैट कमेंट्स बिना रुके आने लगते हैं। फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट, शॉप ओनर को फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट क्यों चाहिए? मुझे समझ नहीं आया। कंप्यूटर बनवाने के लिए मेडिकल चेकअप कब से जरूरी हो गया? ज़ीक व्यूअर्स को तुच्छ नजरों से देखकर बोलता है, तुम लोगों को कुछ पता भी है? इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। जैसे ही मैं ज़ीक का बायोमेट्रिक डेटा सिस्टम में फीड करता हूँ, रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। ज़ीक के लिए सबसे ऑप्टिमल डिस्प्ले फ्रेम रेट और सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड 0.00058 मिलीसेकंड्स निकलती है। दूसरे शब्दों में, प्लेयर ज़ीक का कमांड रिसीव हो गया, सुपर लैब एक्टिवेट हो रहा है। मैं कोने में पड़ा हुआ पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर देखता हूँ और उसकी स्पेक्स मेरी आंखों के सामने दिखने लगती हैं। प्राइस सिर्फ $126। 100,000 के ऑर्डर में से 126 की कॉस्ट हटाओ तो 99,000 से ज्यादा प्रॉफिट बचता है। फेज 2 के लिए 80,000 पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल इजी। सुपर लैब सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। करंट फेज 1 टाइम रेशियो 5:1 सेट है। लैब के 5 दिन रियल वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर हैं। प्लेयर के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, पूरी बॉडी के साथ सुपर लैब में एंट्री। लैब के अंदर प्लेयर की एज नहीं बढ़ेगी। दूसरा, सिर्फ कॉन्शियसनेस एंट्री। इसमें बॉडी रियल वर्ल्ड में नॉर्मल तरीके से एज करेगी। अगर फ्यूचर में सिस्टम अपग्रेड होकर टाइम रेशियो 100:1 हो गया तो मतलब लैब में पूरा 1 साल बिताने पर रियल दुनिया में 4 दिन से भी कम गुजरेंगे। मैं एक्साइटमेंट से भर उठता हूँ, शॉप का डोर लॉक करता हूँ, उस पुराने कंप्यूटर को उठाता हूँ और सुपर लैब में एंटर कर जाता हूँ। लैब के अंदर ना मुझे खाना चाहिए ना सोना। मेरा दिमाग हर वक्त फ्रेश और फुल एनर्जी में रहता है। 3 दिन बाद मैं ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू और हार्ड ड्राइव सक्सेसफुली बना लेता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग स्कोर परफेक्ट 10, ओवरऑल बिल्ड स्कोर 9.9। मेमोरी स्टिक बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा जल्दी फिनिश कर दिया। वो 20 साल चल सकती थी, अब लगभग 10 साल चलेगी। मैं रात 9 बजे लैब में गया था, अब सुबह के 11 बज चुके हैं। रियल वर्ल्ड में सिर्फ 14 घंटे गुजरे हैं। मैं कंप्यूटर ज़ीक के दिए हुए एड्रेस पर शिप कर देता हूँ। शाम 6 बजे स्ट्रीम नोटिफिकेशन पाकर व्यूअर्स ज़ीक के चैनल में भरने लगते हैं। जब वो टाइटल देखते हैं, न्यू कंप्यूटर हैज अराइव्ड, चैट पागल हो जाती है। होली काउ, इतनी जल्दी? क्या ये कंप्यूटर सच में लेजिट है? 1 दिन से भी कम टाइम में बना दिया। चलो थोड़ी उम्मीद रखते हैं। आखिर ज़ीक ने इस पर पूरे 100,000 खर्च किए हैं। ज़ीक एक्साइटेड होकर हाथ रगड़ता है। गाइज आओ मेरे नए कंप्यूटर का डेब्यू साथ में देखते हैं। अगले ही सेकंड ज़ीक के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह जम जाता है। वो धूल से ढके कंप्यूटर केस को घूरता रहता है और उसकी पलक जोर जोर से फड़कने लगती है। अंकल वैंग, कंप्यूटर खरीदते वक्त मेरे साथ स्कैम हो गया। 100,000? नहीं नहीं नहीं, मैं रिफंड मांग नहीं रहा हूँ। मीन बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर शॉप ओनर को कितने साल जेल भेजा जा सकता है। ये सुनते ही व्यूअर्स हंसी से पागल हो गए। मैं सांस नहीं ले पा रहा, पहले मुझे 3 मिनट हंसने दो। मैं तो ज़ीक को गुस्से में देखने के लिए ही जिंदा हूँ। सच कहूँ तो कोई भी इंसान गुस्सा हो जाता। ऐसा कंप्यूटर तो कबाड़ी बाजार में भी मुश्किल से मिले। बिल्ड के लिए फ्रॉगी के पास जाना चाहिए था। वो 30,000 लेता है और सिर्फ 28,000 का प्रॉफिट कमाता है। ये स्कैमर 100,000 लेकर 99,000 सीधा जेब में डाल गया। अब मुझे समझ आया कि स्कैमर ने ज़ीक से फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट क्यों मांगी थी। ज़ीक फोन काट देता है और इतनी जोर से दांत भींचता है कि लगता है पिछले दांत टूट जाएंगे। अगर मैंने उस आदमी को जेल नहीं भेजा तो मेरा सरनेम लू नहीं। आंखों में आंसू दबाते हुए वो 100,000 में खरीदा हुआ कंप्यूटर बाहर निकालता है। 1 लाख वाले स्कैम की खबर प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म इस मामले को बहुत सीरियस लेता है और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए स्टाफ को स्ट्रीम में भेज देता है। अब ज़ीक को कंप्यूटर बेंचमार्क करके दिखाना है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स पता लगा सकें कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तभी ज़ीक अचानक रुक जाता है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कबाड़ का टुकड़ा क्या अभी इंस्टेंटली बूट हो गया? विश्वास न करते हुए ज़ीक कंप्यूटर बंद करता है और पावर बटन दोबारा दबाता है। वो थूक निकल कर बोलता है, न 7 सेकंड न 6 सेकंड, 4.68 सेकंड। मैंने सही सुना, 4.68 सेकंड। इस कबाड़ कंप्यूटर की बूट स्पीड तो मार्केट के हर कंप्यूटर को हरा देगी। मैंने सुना था सबसे फास्ट बूट टाइम भी लगभग 5 सेकंड है। चैट तुरंत जवाब देती है, फास्ट बूट का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। पक्की बात है, इस कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स ही नहीं है, इसीलिए इतना फास्ट है। ये सिर्फ एक खाली शेल होगा। अच्छा तो बात ये है, ज़ीक के लिए 1 सेकंड का बुरा लग रहा है। ज़ीक जोर से डेस्क पर मुक्का मारता है। अभी लॉयर ने बताया 30,000 का स्कैम करो तो 3 साल, 1 लाख का स्कैम करो तो 10 साल, और हर एक्स्ट्रा 10,000 जो उसने मुझसे ठगा है मैं उसकी सजा में 1 और साल जोड़ूंगा। फिर ज़ीक चैट की तरफ देखता है। इंटरनेट स्पीड का इशू तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास डेडिकेटेड 1 GB लाइन है। फास्ट होना तो नॉर्मल बात है। लेकिन फिर उसकी नजर बेंचमार्क सॉफ्टवेयर पर पड़ती है। ये बेंचमार्क सॉफ्टवेयर मेरे वाले से अलग क्यों लग रहा है? मदरबोर्ड अननोन, ग्राफिक्स कार्ड अननोन, मेमोरी अननोन, हार्ड ड्राइव अननोन। ये चारों अननोन कैसे हो सकते हैं? ये किसी ब्रांड से मैच ही नहीं कर रहा, ऑफ ब्रांड भी नहीं है। यार फ्लिन ने ज़ीक को कितना बुरी तरह लूट लिया। तभी किसी व्यूअर की नजर स्कोर्स पर पड़ती है। CPU स्कोर 567
367,854, graphics card score 367,541, graphics card performance 362,541,000, overall score 9,123,383। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं या मैं सपना देख रहा हूं? मैंने तो सुना था पूरे देश का हाईएस्ट बेंचमार्क सिर्फ कुछ मिलियन तक ही था। क्या सॉफ्टवेयर बग हो गया है? ये स्कोर्स तो मजाक लग रहे हैं। ज़ीक गहरी सांस लेता है और लीग ऑफ लेजेंड्स खोल देता है। सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि ये कंप्यूटर सच में कैसा है। इसे टेस्ट करते हैं। ज़ीक जल्दी से मैच ढूंढ लेता है, तभी चैट फट पड़ती है। होली, तुम लोग जानते हो एनिमी टॉप लेनर कौन है? टीम डीएलजी का कैल्विन है। कैल्विन चैन, पॉपकॉर्न ले आओ, ज़ीक की पिटाई होने वाली है। कैल्विन अभी वर्ल्ड्स के खराब परफॉर्मेंस के बाद वापस आया है। कैल्विन से टकराना मतलब ज़ीक का गेम खत्म। ज़ीक हंसी उड़ाकर बोलता है, तो क्या हुआ? बस कैल्विन ही तो है। मैं सिर्फ अपने बेकार कंप्यूटर की वजह से हारता था। कैल्विन चैन को भूल जाओ। अगर जॉर्डन भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही लेनिंग फेज शुरू होता है, व्यूअर्स अपनी कुर्सियों पर टिक नहीं पाते। ज़ीक के मैकेनिक्स मैंने कभी इतने स्मूथ नहीं देखे। ज़ीक सीधा ऑल इन कर देता है। वो टावर के नीचे भागने के बजाय लड़ते लड़ते मरना पसंद करेगा। लेवल 1 पर ही वो कैल्विन के खिलाफ ऑल इन कर देता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि इस कंप्यूटर पर उसकी गेम प्ले उसके नॉर्मल लेवल से पूरा एक टियर ऊपर पहुंच गई है। हर एक ऑटो अटैक जो एबिलिटीज के बीच में वीव हो रहा था, इतना स्मूथ लग रहा था जैसे मक्खन पर चल रहा हो। नो वे, मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या सपना? ज़ीक ने लेवल 1 पर ही कैल्विन को सोलो किल कर दिया। बॉस तो कमाल का है। बॉस, रिटायरमेंट से बाहर आ जाओ। इस फॉर्म में तो वर्ल्ड जीतना बच्चों का खेल होगा। उसी वक्त ज़ीक का फोन बजता है। अंकल वैंग, आपने फ्लिन के खिलाफ केस फाइल कर दिया? नहीं, फ्लिन तो मेरे भाई जैसा है, बाद में समझाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। ये कंप्यूटर 100,000 के हर एक पैसे की वैल्यू रखता है। इसके बाद ज़ीक एक बड़ा AAA गेम लॉन्च करता है टेस्ट करने के लिए, और रिजल्ट देखकर सब स्टन रह जाते हैं। कूलिंग फैंस एक बार भी नहीं घूमते, एक बार भी नहीं। मतलब CPU पे जरा सा भी प्रेशर नहीं था। सबको लगा था कंप्यूटर अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा, लेकिन असल में तो वो अभी रेस की स्टार्टिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचा था। चैट फट पड़ती है, तो फ्लिन का कंप्यूटर सच में इतना क्रेजी है? फ्लिन, माफ कर दो, मैं गलत था। फ्लिन असली जीनियस है। फ्लिन लॉन्ग किंगडम का असली टेक गॉड है। मैं दोपहर में उठकर अपनी शॉप चेक करता हूँ। ऑर्डर्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। मुझे लगा था ज़ीक के लिए बनाया हुआ कंप्यूटर थोड़ा ट्रैफिक लाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लगता है अब अपग्रेड के लिए पॉइंट्स की टेंशन नहीं रहेगी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, पॉइंट्स अर्न हो गए हैं। सिस्टम सक्सेसफुली फेज 2 में अपग्रेड हो गया है। क्लास 1 सिविलियन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दी गई है। इसमें एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो है फेज 3 मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग। प्रॉब्लम यह है कि फेज 2 से फेज 3 तक अपग्रेड करने के लिए 10 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। अगर रोज 10,000 पॉइंट्स भी कमाऊं तब भी 100 दिन लगेंगे। मैं सिस्टम में नए ऑर्डर स्क्रॉल करता हूँ और सिर पकड़ लेता हूँ। तुम लोग थोड़ी इमेजिनेशन यूज नहीं कर सकते? मैं सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं बनाता, जो तुम सोच सकते हो मैं बना सकता हूँ। तभी एक नया ऑर्डर पॉपअप होता है 500,000 का। उसी वक्त मिया की स्ट्रीम एक्सप्लोड हो जाती है। वाह, सब लोग फ्लिन के पास कंप्यूटर बनवाने जा रहे हैं और तुम मोटरसाइकिल बनवाने पहुंच गई। ये बुढ़िया सिर्फ फ्लिन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। करते रहो, एक दिन उल्टा पड़ जाएगा। चैट के कमेंट्स पढ़कर मिया का चेहरा अंधेरा हो जाता है। मुझे बुढ़िया बोलना बंद करो, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। मुझे सच में मोटरसाइकिल्स पसंद है, बस मार्केट वाली मेन स्ट्रीम बाइक्स पसंद नहीं। और तुम कह रहे हो मैं क्लाउड चेस कर रही हूँ? वो फिर गुस्से में बोल पड़ती है, ऊपर वाला बंदा बहुत फनी है। हाँ, फ्लिन का कंप्यूटर इंसेन था, लेकिन उसका लुक तो सीधा अगली था। कंप्यूटर केस सबसे सस्ता पार्ट होता है, फिर भी फ्लिन उस पर एक पैसा खर्च नहीं करता। मैं मिया का ऑर्डर खोलता हूँ। डियर फ्लिन, मुझे एक मोटरसाइकिल बना कर दो। हर राइडर कहता है कि फास्ट कॉर्नरिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुझे कॉर्नरिंग बिल्कुल नहीं आती। इसलिए मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो सीधी लाइन में बहुत फास्ट हो, जितनी फास्ट हो सके उतनी। और मैं एक लड़की हूँ, इसलिए फ्लिन बाइक बहुत गॉर्जियस होनी चाहिए। लव यू। मिया का मैसेज पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो अच्छे वाले गूज़बम्स नहीं थे, क्योंकि एक यंग लड़की मोटरसाइकिल चलाने वाली है। मैं सबसे पहले स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देने का फैसला करता हूँ। स्पीड के लिए सेफ्टी सैक्रिफाइस नहीं की जा सकती। मैं सारी रिक्वायर्ड मटेरियल्स इकट्ठी करता हूँ। टोटल कॉस्ट 12,000। नंबर देखकर दिल दुख जाता है। सीधे 12,000 पॉइंट्स उड़ गए। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल का फ्रेम तैयार कर लेता हूँ, लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। आखिर मोटरसाइकिल की स्पीड इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है। एक्सटीरियर डिजाइन भी काफी मेहनत मांगता है। लगभग 15 दिन बाद मैं अपने हाथों से बनाई हुई मोटरसाइकिल को देखकर संतुष्टि से मुस्कुरा दी। सिस्टम इवैल्यूएशन कंप्लीट। प्लेयर ने इस बिल्ड के लिए 100 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। मोटरसाइकिल शेल डिजाइन के फील्ड में प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी में ब्रेक थ्रू हुआ है। बोनस 100,000 पॉइंट्स। लगता है सिस्टम इतना भी रिजिड नहीं है। फेज 1 में लैब और रियल वर्ल्ड का टाइम रेशियो 5:1 था, लेकिन फेज 2 के बाद ये सीधा 30:1 हो गया। मतलब लैब के 15 दिन, रियल वर्ल्ड के सिर्फ आधे दिन के बराबर। मैं मोटरसाइकिल पैक करके मिया के एड्रेस पर भेज देता हूँ। उधर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर नया हंगामा शुरू हो गया। ओल्ड लेडी का स्ट्रीम टाइटल देखो, फ्लिन की नई मोटरसाइकिल आ गई। क्या बात कर रहे हो? एक दिन भी नहीं हुआ और फ्लिन ने मोटरसाइकिल भी बना दी। चैट में कोई मोटरसाइकिल एक्सपर्ट है? ये स्पीड नॉर्मल भी है क्या? एक व्यूअर रिप्लाई करता है, 10 साल से राइडिंग कर रहा हूँ। इतना ही कहूंगा कि एक दिन में बनी मोटरसाइकिल से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा बोलता है, मैंने कल ही कहा था ओल्ड लेडी को फ्लिन स्कैम कर रहा है, और अब सच में हो भी गया। क्लासिक फ्लिन, वही पुराना स्कैमर, हर बार की तरह लिमिट क्रॉस कर दी। सोच रहा हूँ 5 लाख में से कितना पॉकेट किया होगा। जब फ्लिन ने ज़ीक का कंप्यूटर बनाया था, मैंने कैलकुलेशन की थी। कस्टम हार्डवेयर इंप्रेसिव था, लेकिन बाकी पार्ट्स मिलाकर 200 से ज्यादा के नहीं थे। मेरी प्रेडिक्शन है 5 लाख में से कम 4 लाख फ्लिन सीधा जेब में डाल लेगा। ये तो लो एस्टिमेट है। अगर 4,50,000
50,000 से कम प्रॉफिट हुआ तो फ्लिन अल्टीमेट स्कैमर के टाइटल का हकदार ही नहीं। कमेंट्स की बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। एक के बाद एक मैसेजेस आते जा रहे थे। विला के अंदर मिया कंप्यूटर के सामने बैठी ये सब कमेंट्स पढ़ रही थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरी मोटरसाइकिल से तुम लोगों का क्या लेना देना, मुझे पसंद है तो बस वही मैटर करता है। अच्छा हुआ उसने लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं की थी। ये हेटर्स कितने अनोइंग हैं। मैं बस शांति से अपना पैकेज अनबॉक्स क्यों नहीं कर सकती? मुझे हर किसी की ओपिनियन क्यों सुननी पड़े? फिर उसने जिद से नाक से हवा निकाल। ठीक है, मैं खुद ही अनबॉक्स करूंगी और तुम में से कोई मेरी नई मोटरसाइकिल नहीं देखेगा। 2-3 गुस्से भरी सांसें भरकर मिया ने बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी उसकी आंख जोर से फड़कने लगी। फ्लिन, क्या तुमने सच में मुझे स्कैम कर दिया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही कैसे हो सकता है जैसे हेटर्स कह रहे थे। स्कैमर, स्कैमर। उसके सामने खड़ी मोटरसाइकिल की शेप काफी एरोडायनामिक और स्ट्रीमलाइन थी, लेकिन सुंदर बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जंग लगे लोहे को जबरदस्ती घिसकर साफ कर दिया गया हो। जितनी अगली हो सकती थी उतनी अगली। मिया की तो लगभग रोने की हालत हो गई थी, लेकिन ये सब उसी पल रुक गया जब उसने मोटरसाइकिल पर बैठकर की घुमा दी। पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ है? फ्लिन, तुम सच में कमीने हो, दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर। मैंने 5 लाख दिए और तुम टैंक तक फिल नहीं कर सके। फ्लिन, ये मत सोचना कि मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। मैं पहले इस मोटरसाइकिल की स्पीड टेस्ट करूंगी। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले एक काम जरूरी था, पेट्रोल खरीदना। उधर टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई थी कि लगभग जीक के पीक स्ट्रीम नंबर्स को टच कर रही थी। सबको मिया की नई मोटरसाइकिल देखने की क्यूरियोसिटी थी। तभी एक व्यूअर ने चैट में मैसेज ड्रॉ किया, गाइज तुम लोग यकीन नहीं करोगे मैंने अभी क्या देखा। अभी अभी मैंने ओल्ड लेडी को देखा है। चैट फट पड़ी। क्या तुमने ओल्ड लेडी को देख लिया? जल्दी फोटो भेजो। उसकी नई मोटरसाइकिल कैसी लगती है? सब लोग बेचैन होकर इंतजार करने लगे। व्यूअर का नाम था लोन वुल्फ। कुछ सेकंड्स तक सस्पेंस बना रहा, फिर आखिरकार लोन वुल्फ ने एक और मैसेज भेजा। मैंने ध्यान से देखा और मुझे बस ओल्ड लेडी गैस स्टेशन पर खुद पेट्रोल खरीदती हुई दिखी। फ्लिन की मोटरसाइकिल कहीं नजर ही नहीं आई। क्या वो चलाकर यहाँ आई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ओल्ड लेडी का हॉबी प्रीमियम पेट्रोल जमा करना है? लोन वुल्फ का मैसेज कंफ्यूजन से भरा हुआ था, लेकिन कुछ तेज व्यूअर्स ने तुरंत बात समझ ली। ओल्ड लेडी पेट्रोल खरीदने गई थी, मतलब फ्लिन ने टैंक में पेट्रोल ही नहीं डाला। पक्की बात है, क्लासिक फ्लिन, अल्टीमेट स्कैमर। 100 रुपए का पेट्रोल तक नहीं भरवाया। फ्लिन पर हमेशा भरोसा कर सकते हो, वो तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो जो हमने पहले अंदाजा लगाया था कि फ्लिन ने 5 लाख में से 4.5 लाख पॉकेट किए होंगे, वो भी कम निकला। शायद 4.5 लाख सीधा जेब में गया है। उधर मिया मोटरसाइकिल चला रही थी। राइड सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल थी, लेकिन 70 mph की स्पीड पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे फास्ट कहा जाए या नहीं। आगे एक बुलेट ट्रेन स्टेशन था। जगह काफी सुनसान थी, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग ट्रेन पकड़ने नहीं आते थे, लेकिन सीनरी बहुत सुंदर थी। जब भी मिया परेशान होती थी वो यहाँ आकर कुछ देर अकेली बैठ जाती थी। इससे उसका मूड हमेशा थोड़ा बेटर हो जाता था। फ्लिन, तुम सच में कमीने हो। कम से कम ये जगह मुझे थोड़ा खुश कर देती है, वरना नाइंसाफी से ही मर जाती। लगभग 15 मिनट बाद मिया का मूड काफी ठीक हो चुका था। वो घर लौटने के लिए खड़ी हुई ही थी कि तभी 20s के आखिर में एक यंग आदमी उसके पास आया। क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? अचानक आए इस रिक्वेस्ट से मिया तुरंत सतर्क हो गई। तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? यंग मैन ने पीछे ट्रेन स्टेशन की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभर आई। मेरी 7 साल की गर्लफ्रेंड अभी अभी मुझसे ब्रेकअप करके चली गई है, लेकिन उसने कहा है कि अगर मैं उस बुलेट ट्रेन को पकड़ लूं जिसमें वो बैठी है तो हमारे पास अब भी एक मौका है। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे कोशिश करने दो। अगर मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ तो जो कुछ मेरे पास है सब बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो सीधा मिया की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ बेइंतहा बेचैनी और उम्मीद ही। मिया एक पल के लिए शॉक हो गई। 1 मिनट, मैंने सही सुना? तुम मोटरसाइकिल पर बुलेट ट्रेन का पीछा करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट होती है? मैं मोटरसाइकिल देने से मना नहीं कर रही, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? मिया खुद अक्सर बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करती थी। उसे पता था कि उनकी स्पीड कितनी डरावनी होती है, आराम से 300 किलोमीटर पर आवर से ऊपर। कोई मोटरसाइकिल उस स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकती थी? और मान लो कर भी सकती हो, तब भी ट्रेन और मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग चीजें हैं। कुछ देर पहले ही मिया 70 mph पर राइड कर रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर आगे उड़ रहा हो और उसकी रूह पीछे भाग रही हो। मुझे पता है ये नामुमकिन है, यंग मैन धीरे से बोला, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे डर है कि अगर ये मौका चूक गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। बस एक बार, बस एक आखिरी बार 7 साल के प्यार को हवा के खिलाफ पूरी रोशनी के साथ जलने दो। ये कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मिया वहीं जमसी गई। उसे प्यार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो सच में नहीं समझती थी कि 7 साल की मोहब्बत का मतलब क्या होता है, लेकिन इस पल में उसके सामने खड़ा ये आदमी उसके दिल को छू गया था। उसने हाथ बढ़ाया और मोटरसाइकिल की चाबी उसकी तरफ कर दी। मिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस्टर गुड लक। यंग मैन ने चाबी ली और मजबूती से सिर हिलाया। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका गुजर गया। बुलेट ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। आदमी ने मुड़कर देखा, पलक झपकते ही ट्रेन कई 100 मीटर दूर पहुंच चुकी थी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अगले ही सेकंड बूम, हवा को चीर कर एक सोनिक बूम गूंज उठा। मिया के बाल जोर से उसके चेहरे के आसपास उड़ने लगे। उसने देखा कि मोटरसाइकिल रॉकेट की तरह आगे शूट कर गई। वो वहीं की वहीं जमसी गई। ये मेरे चलाने से इतनी अलग क्यों लग रही है? मिया दूर जाते ही मोटरसाइकिल को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। फिर उसने नजर बुलेट ट्रेन पर डाली जो फुल स्पीड मोड में थी। अगले ही पल उसकी आंख से फट गई। उसकी प्यूपिल जोर से सिकुड़ गई क्योंकि उसने देखा मोटरसाइकिल और बुलेट ट्रेन के बीच का फासला कम होना शुरू हो गया था। मिया के हिसाब से बुलेट ट्रेन कम से कम
270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, शायद पूरे 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर भी। लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा यंग मैन धीरे धीरे ट्रेन के और करीब पहुंच रहा था। ट्रेन के अंदर जो भी ये सीन देख रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी दौड़ गई। पूरी ट्रेन में फोन्स निकलने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोग कैमराज ऑन करके इस अनबिलीवेबल मोमेंट को रिकॉर्ड करने लगे। कुछ तुरंत अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मैसेजेस भेजने लगे। लेकिन साथ ही सबके दिमाग में एक ही सवाल था, कोई इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल क्यों चलाएगा? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं? रोड लगभग खाली थी, लेकिन उस स्पीड पर एक छोटी सी गलती भी सीधा मौत का टिकट थी। तभी अचानक किसी ने चीख कर कहा, देखो सब लोग देखो। एक कलेक्टिव गैस ट्रेन के कंपार्टमेंट में गूंज उठा। सब लोग खिड़की की तरफ मुड़ गए। जो मोटरसाइकिल ट्रेन को पीछे छोड़कर नजरों से गायब हो गई थी, वो फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रुक चुकी थी। मोटरसाइकिल के पास एक यंग मैन घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा प्यार था और वो ट्रेन की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो वो ऊपर उठाए हुए था। इतनी दूरी से किसी को साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो रिंग थी। एक पल के लिए पूरा कंपार्टमेंट खामोश हो गया। फिर अगले ही सेकंड हंगामा मच गया। वो बंदा इतनी स्पीड से सिर्फ हमारी ट्रेन का पीछा कर रहा था। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। मोटरसाइकिल को लगभग 400 mph तक धकेल दिया, सिर्फ एक इंसान के लिए। दुनिया में कहीं ना कहीं कोई लड़की होगी जो इतनी शिद्दत से प्यार की जाती है। खिड़की के पास बैठी एक शांत सी लड़की उस यंग मैन को घुटनों पर बैठा देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर स्टेशन पर मिया को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। जब डेरेक ने उसकी मोटरसाइकिल लेकर गया था, तब से उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि डेरेक मोटरसाइकिल तोड़ देगा और पैसे नहीं दे पाएगा। उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए। जब उसने टेक ऑफ किया था, स्पीड सच में बहुत ज्यादा थी। अब ट्रेन भी नजरों से गायब थी और डेरेक भी। ऑफ कोर्स मिया परेशान थी। प्लीज बस सेफ रहना, वरना मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगी कि मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल दी। तभी दूर से इंजन की हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। मिया ने तुरंत रोड की तरफ देखा। जब डेरेक को मोटरसाइकिल पर बिल्कुल ठीक ठाक लौटते देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। जैसे ही डेरेक उसके पास रुकता है, मिया जल्दी से बोल पड़ती है, कोई बात नहीं, अगर तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाए, कम से कम तुमने कोशिश तो की। अब कोई रिग्रेट नहीं होगा, है ना? डेरेक मुस्कुरा दिया। मिस, क्या आप मेरी स्किल्स पर शक कर रही हैं? वैसे फेयर है, इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस ही इतनी अनरियल है। इस बाइक पर बुलेट ट्रेन को ना पकड़ पाना सिर्फ मेरे जैसे एमेच्योर राइडर के बस की बात हो सकती है। लेकिन हे, मैं पहले मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हुआ करता था। डेरेक की बात सुनकर इस बार मिया खुद शॉक हो गई। मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस इतनी क्रेजी है कि बुलेट ट्रेन को पकड़ना इम्पॉसिबल ही नहीं। मिया ने डिसबिलीव भरे चेहरे से पूछा, एक मिनट, तुम कह रहे हो कि तुमने सच में ट्रेन पकड़ ली? डेरेक खुशी से सर हिला देता है। फिर वो मोटरसाइकिल की तरफ मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में अभी भी शौक की चमक थी। शुरू में मुझे लगा ट्रेन पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मैं बिना कोशिश किए रिग्रेट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया, गियर्स चेंज किए और फिर जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। इस मोटरसाइकिल की स्पीड पर जो बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड के लिए फेमस है, वो मुझे घोंघे की तरह स्लो लग रही थी। मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। डेरेक धीरे से बोला, 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, और मुझे पता है कि ये इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड भी नहीं थी, क्योंकि मैंने थ्रॉटल पूरा घुमाया ही नहीं था। फिर उसने मिया की तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया। तो मिस, प्लीज मेरे साथ मजाक मत कीजिए। ऐसी मोटरसाइकिल पर बुलेट ट्रेन को ना पकड़ पाना ही असली इम्पॉसिबल बात होती। इस मोटरसाइकिल के साथ बुलेट ट्रेन को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेन का पीछा करना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेरेक के चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी साफ दिख रही थी। जेना ने अभी मुझे मैसेज किया है, वो अगले स्टेशन पर मेरा वेट कर रही है। मिस, थैंक यू, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपकी मोटरसाइकिल ना होती तो शायद हम सच में हमेशा के लिए अलग हो जाते। डेरेक ने दिल से मिया का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने टाइम देखा और थोड़ा गिल्टी होकर बोला, सॉरी मिस, मुझे जल्दी से अगला ट्रेन पकड़ना है। जेना मेरा वेट कर रही है। एक आखिरी बार हार्टफेल्ट थैंक यू कहकर वो स्टेशन की तरफ दौड़ गया। लेकिन डेरेक को ये नहीं पता था कि मिया ने उसके थैंक यू का एक भी शब्द नहीं सुना। फ्लिन की मोटरसाइकिल के बारे में जो कुछ उसने अभी अभी कहा था, उसने मिया का दिमाग ही हैंग कर लिया था। वो चुपचाप मोटरसाइकिल को घूरती रही और मुश्किल से थूक निकल पाई। बुलेट ट्रेन को छोड़ो, ये तो प्लेन का भी पीछा कर सकती है। फ्लिन, मेरे प्यारे फ्लिन, तुमने मेरे लिए आखिर कैसी मोटरसाइकिल बना दी। सॉरी फ्लिन, मैंने पहले तुम पर चिल्लाया था। तुम स्कैमर नहीं हो, तुम पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डर हो। और पेट्रोल भी नहीं भरा। बजट शायद बहुत टाइट रहा होगा, है ना? तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। तुमने मुझे बिल्कुल भी लूट नहीं लिया। उसी पल मिया के दिमाग में फ्लिन की इमेज आसमान छू गई और उसके सामने खड़ी मोटरसाइकिल अब उससे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं लग रही थी। जो नफरत उसे पहले उसके लुक्स से थी, वो गायब हो चुकी थी। एक मोटरसाइकिल जो दो लवर्स को फिर से मिला दे और एक रिलेशनशिप को बचा ले। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल है। 5 स्टार्स फ्लिन, मैं तुम्हें परफेक्ट 10 देती हूँ। घर लौटते वक्त मिया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आते वक्त और जाते वक्त की उसकी फीलिंग्स में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि मोटरसाइकिल और बुलेट ट्रेन वाला सीन इंटरनेट पर ब्लास्ट कर चुका है। लव के लिए मोटरसाइकिल से बुलेट ट्रेन का पीछा टॉपिक सीधा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच गया। लाखों व्यूअर्स इस लव स्टोरी से इमोशनल हो गए। यांजिंग के कोर्टयार्ड हाउस में फेमस मोटरसाइकिल ब्लॉगर पेटन अपनी ऑडियंस के सामने कैमरा ऑन करके वही वायरल वीडियो चला रही थी। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने डिटेल्स नोटिस की या नहीं, लेकिन पूरी क्लिप सिर्फ 9 सेकंड की है और उन 9 सेकंड्स में मोटरसाइकिल 26 इलेक्ट्रिक पोल्स क्रॉस करती है। मेट्रो सिटी म्युनिसिपल प्लानिंग डिपार्टमेंट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेंगुआ बुलेवार्ड पर हर
दो पोल्स के बीच एग्जैक्टली 55 मीटर का गैप है। 55 मीटर 26 पोल्स 9 सेकंड्स। कैलकुलेशन करो और मोटरसाइकिल की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा निकलती है। पेटन खुद डिसबिलीफ में सिर हिला रही थी। ये अनरियल है, बिल्कुल इनसेन। मैं सालों से मोटरसाइकिल्स चला रही हूँ और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वीडियो में मोटरसाइकिल धुंधली नजर आ रही थी, इसलिए उसका डिजाइन साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन पेटन के लिए अब लुक्स मैटर ही नहीं करते थे। ऐसी परफॉर्मेंस के सामने अपीयरेंस की कोई वैल्यू नहीं थी। उस मोटरसाइकिल को ओन करना तो दूर की बात है, अगर मुझे सिर्फ एक बार उससे ब्लॉक का चक्कर लगाने का चांस मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी सक्सेसफुल मान लूंगी। जब पेटन अभी भी शॉक में डूबी हुई थी, उसके 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स उसकी एनालिसिस सुनकर हिला दिए गए थे। वीडियो का विजुअल इंपैक्ट पहले ही बहुत जबरदस्त था, लेकिन मोटरसाइकिल की एक्चुअल स्पीड का अंदाजा किसी को नहीं था। अब जब पेटन ने सारी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन की तो लाखों व्यूअर्स के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम सीरियस हो? 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा? मैं हाईवे पर 120 चलाता हूँ और मुझे लगता है मेरी रूह पीछे रह गई। और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 600 से भी ऊपर है। वो बंदा मरने से डरता नहीं क्या? एक व्यूअर ने मजाक में लिखा, यमराज भी उसे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता। दूसरा बोला, उस स्पीड पर हेलमेट पहनना थोड़ा पॉइंटलेस लगता है। तीसरा कमेंट आया, मैं बस इतना कहूंगा कि उसके 9 सेकंड्स मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा एक्साइटिंग थे। फिर किसी ने लिखा, लेजेंडरी H2R को ही देख लो, हर राइडर का ड्रीम मशीन, लेकिन इस मॉन्स्टर के सामने शायद वो भी नॉर्मल लगने लगे। इसमें 998 सीसी का इंजन है जो 310 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये 0 से 400 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 26 सेकंड्स में पहुंच सकता है, इसीलिए लोग इसे ग्राउंड फ्लाइंग मशीन कहते हैं। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो नॉर्मल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। लेकिन एक बात मत भूलो, ये सारे रिकॉर्ड्स डेडिकेटेड रेसिंग ट्रैक्स पर अचीव किए गए थे। बिल्कुल स्मूथ रोड्स, स्पेशली इंजीनियर्ड सर्फेसेस और परफेक्ट ट्रैक्शन कंडीशंस। सिर्फ उन आइडियल कंडीशंस में ही लेजेंडरी H2R 400 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। लेकिन चेंगुआ बुलेवार्ड, वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रोड पर क्रैक्स होंगे, पॉट होल्स होंगे, अनइवन सरफेस होगी, और फिर भी उस मोटरसाइकिल ने 600 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर दिया। पेटन ने कैमरा की तरफ देखा। तुम लोग समझते हो इसका मतलब क्या है? मतलब उस मोटरसाइकिल का इंजन, ट्रांसमिशन और स्टेबिलिटी मार्केट के हर ब्रांड से कई लेवल्स ऊपर है। सिर्फ एक लेवल नहीं, कई लेवल्स। वरना अंगूठे जितना छोटा पत्थर भी 600 किलोमीटर पर आवर पर मोटरसाइकिल को सीधा मौत में भेज सकता था। फिर पेटन ने एक और पॉइंट उठाया, और एक चीज और है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो सिर्फ 9 सेकंड्स का है, लेकिन एक्चुअल चेज 9 सेकंड से बहुत लंबी थी, शायद 2 मिनट से भी ज्यादा। लेजेंडरी H2R अगर अपनी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर पर चले तो उसका इंजन लगभग 1 मिनट में ही ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर 2 मिनट से भी ज्यादा चली और एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। पेटन ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। इस मोटरसाइकिल ने मेरी सारी नॉलेज को तोड़ दिया। अगर कोई इसे मोटरसाइकिल वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग कहे तो मुझे उसमें जरा भी एग्जैजरेशन नहीं लगता। एनालिसिस खत्म होते होते पेटन की आंखों में एक्साइटमेंट छिप नहीं रही थी और उसके व्यूअर्स वो पूरी तरह स्टंट थे। मतलब वीडियो वाली मोटरसाइकिल को सच में दुनिया की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल कहा जा सकता है। किसी ने चैट में लिखा, लेजेंडरी H2R की कीमत ही $720,000 है, तो ये मोटरसाइकिल जो H2R से कई टीयर्स ऊपर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मिलियंस, शायद टेंस ऑफ मिलियंस। उधर मिया का मूड इतना अच्छा था कि उसने कैजुअली स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। आज मूड बहुत अच्छा है, चलो आधा घंटा स्ट्रीम करते हैं। जैसे ही व्यूअर्स ने उसकी चीयरफुल वॉइस सुनी, चैट 1 सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर सुनामी की तरह फट पड़ी। रुको, मैंने सही सुना, ओल्ड लेडी का मूड अच्छा है? क्या इसका सर कहीं दरवाजे में फंस गया था? अल्टीमेट स्कैमर फ्लिन ने लूट लिया और ये खुश है? ये हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। ओल्ड लेडी को तो रो रो कर बुरा हाल होना चाहिए था। मैं तो उसे रोते देखने आया था। किसी ने मजाक में लिखा, गाइज क्या ओल्ड लेडी फ्लिन को फिदा हो गई है? जिस आदमी से प्यार करते हो उसके हाथ से स्कैम होना भी एक तरह की खुशी होती है ना? चैट उसकी रोस्टिंग करने लगी। तुम लोग सीरियस हो? मिया गुस्से में जवाब देने ही वाली थी, क्या मैं इतनी डेस्परेट लगती हूँ? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। स्ट्रीम देख रहे सारे व्यूअर्स उछल पड़े। जब सबने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। क्रैश! मिया और उसकी मोटरसाइकिल दोनों रोड के किनारे गिर चुकी थी। आगे लेफ्ट साइड पर एक स्लीक फरारी F90 रुक चुकी थी। फरारी पार्क होते ही एक फैशनेबल लेकिन थोड़ा फेमिनिन लुकिंग आदमी बाहर निकला। उसने जमीन पर पड़ी मिया की तरफ तक नहीं देखा, सीधा अपनी $multi-million सुपर कार के पास गया और उसका इंस्पेक्शन करने लगा। फिर मुड़कर मिया को घूरा, अपना घर बेचने की तैयारी कर लो। उसकी बात सुनकर मिया एक पल के लिए हैरान रह गई। दर्द से दांत भींचकर वो जमीन से खड़ी हुई। तुम ही मेरी लेन में कट मार कर आए थे और गलती मेरी बता रहे हो? आदमी ने मजाक उड़ाने वाली हंसी छोड़ी। उसके सफेद चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। मजाक कर रही हो? रोड पर ध्यान नहीं था तुम्हारा? तुम मोटरसाइकिल गर्ल्स भी ना? पता भी है मेरी कार की स्क्रैच रिपेयर करवाने में कितना खर्चा आता है? मिया गुस्से से कांप उठी। तुम्हारी कार को डैमेज हुआ है, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल को भी नुकसान हुआ है। ये कहकर उसने नजर उस मोटरसाइकिल पर डाली जो कोलिजन में टकरा गई थी, और उसी पल उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। रिची ली की फरारी पर सिर्फ एक स्क्रैच आई थी, लेकिन मिया की मोटरसाइकिल का आउटर शेल बुरी तरह डैमेज हो गया था, और अगर उस शेल ने ज्यादातर इम्पैक्ट अब्सॉर्ब ना किया होता तो मिया की टांग पर सिर्फ एक छोटा कट नहीं, उससे काफी ज्यादा सीरियस इंजरी होती। ठीक है, रिचिली ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। जो तुम कहना चाहती हो कह लो, मेरा टाइम बहुत कीमती है और मैं तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम मुझ पर 5 मिलियन की कर्जदार हो और तुम्हारी इस कबाड़ मोटरसाइकिल के लिए मैं तुम्हें 3000
दे देता हूँ। 5 मिलियन? मिया का गुस्सा फट पड़ा। क्या तुम दिन दहाड़े लूटमार करते हो? रिची ली ने उसकी तरफ देखा और फिर तंज भरी हंसी हंसा। 5 मिलियन तुम्हें महंगा लग रहा है? अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो खुद को थोड़ा ध्यान से देखो। इतने सालों में मेहनत की भी है या नहीं? सैलरी कभी बढ़ी भी है? ऐसा ना हो कि जब सच में पैसे की जरूरत पड़े तब पता चले कि तुम कुछ भी नहीं हो। फिर उसने कंधे उचका दिए। जो भी हो, मैं बात खत्म करता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ, वही डिसाइड कर लेगी। रिची ली फोन निकालने लगा। मिया ने दांत भींच लिए। 5 मिलियन? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स कार पहले कभी देखी नहीं। इसकी पूरी रीपेंट और रिपेयर मिलाकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल भी रिपेयर करनी होगी और मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी मोटरसाइकिल वैसी ही चाहिए जैसे पहले थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। फ्लिन की बनाई हुई मोटरसाइकिल अब उसके लिए बहुत स्पेशल थी। उसका डेंट हुआ और टेढ़ा मेढ़ा शेल देकर उसका दिल टूट रहा था। रिची ली जोर से हंस पड़ा। पूरे वर्ल्ड में देख लो, मेरी फरारी F90 यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड। खुद मैनजन ने डिजाइन की है। और तुम्हारी एक कबाड़ मोटरसाइकिल, तुम चाहती हो मैं इसे रिपेयर करवाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं 1 घंटे में जितना कमाता हूँ उससे तुम्हारी पता नहीं कितनी मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। उसने पॉकेट से बैंक कार्ड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। इसमें 100,000 है, तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए काफी है। फिर उसने मोटरसाइकिल को घिन से देखा। ये चीज इतनी अगली है, बिल्कुल घटिया। 1 सेकंड और देख लूं तो मेरी आंखों की बेइज्जती हो जाएगी। अब मैंने पैसे दे दिए हैं, ये मोटरसाइकिल मेरी हुई। फिर उसने पास खड़े एक बहुत बड़े आदमी की तरफ देखा। टैंक, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी सबको पता चला कि रिची ली की कार से एक और आदमी भी उतरा था। ये जायंट बॉडीगार्ड टैंक था। रिची का ऑर्डर सुनते ही वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते से एक ईंट भी उठा ली। उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। वो सच में मोटरसाइकिल तोड़ने वाला था। ईंट पकड़े हुए उस पहाड़ जैसे आदमी को देखकर मिया का डरना नेचुरल था, लेकिन वो अपनी प्यारी मोटरसाइकिल को आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं दे सकती थी। रुको रुको, मेरी मोटरसाइकिल को मत छुओ। उसने हिम्मत जोड़कर बॉडीगार्ड का रास्ता रोक लिया, लेकिन टैंक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बस एक धक्का दिया और मिया साइड में गिर गई। बॉडीगार्ड ने ईंट को सर के ऊपर उठा लिया। अगले ही पल वो मोटरसाइकिल पर दे मारने वाला था। मिया की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मोटरसाइकिल को मत तोड़ना। और उसी पल सब कुछ बदल गया। पता नहीं कहां से कई सूट पहने हुए आदमी वहां आ गए। उन्होंने टैंक को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 7-8 मीटर दूर जा गिरा। मिया अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तब तक एक सिल्वर बालों वाला फॉरेन ओल्ड मैन भागते हुए आया। वो लगभग मोटरसाइकिल के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से भर गया। ओह गॉड, ये किसने किया? किसने किया? मैं लॉर्ड के नाम पर उसे श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। ये बोलते बोलते ओल्ड मैन की आंखें नम हो गई। वो सच में रो रहा था। सिर्फ मिया ही नहीं, रिची ली भी कंफ्यूजन में पड़ गया। लेकिन ओल्ड मैन और उसके साथ आए शार्प सूटेड फॉरेनर्स को देखकर रिची भी ज्यादा अकड़ नहीं दिखा पाया। तुम लोग हो कौन? रिची ली की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन फौरन ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अब भी खुद से कुछ बोल रहा था। फिर अचानक उसने एक्साइटमेंट से मिया की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसने दुनिया का सबसे कीमती खजाना देख लिया हो। मिस, ये मोटरसाइकिल क्या ये फ्लिन ने बनाई है? मेरी आदरणीय लेडी, मेरा नाम मोल्डर है। मैं क्राइसलर ग्रुप का लॉन्ग किंगडम रीजनल डायरेक्टर हूँ। सिल्वर बालों वाले ओल्ड मैन ने बहुत अदब से झुककर कहा। 20 मिनट पहले हमारी इंटेलिजेंस डिवीजन ने डेरिक नाम के एक आदमी को लोकेट किया। डेरिक से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो मिराकुलस मोटरसाइकिल जिसने 600 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपकी क्राइसलर ग्रुप की तरफ से मैं आपको हमारी सबसे गर्मजोशी भरी ग्रीटिंग्स देता हूँ और विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस मैग्निफिसेंट मोटरसाइकिल को हमें बेचने पर विचार करेंगी? निश्चिंत रहिए, हम आपको बहुत ही सैटिस्फाइंग प्राइस देंगे। ओल्ड मैन की चमकती हुई आंखें मिया को सच में अनकंफर्टेबल कर रही थी और फ्लुएंट मैंड्रिन में बोली गई उसकी बातों ने मिया का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। उधर स्ट्रीम देख रहे लाखों व्यूअर्स भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर चैट सीधा एक्सप्लोड कर गई। रुको, क्या मैंने सही सुना? वो ओल्ड मैन कह रहा है कि ट्रेन चेज वाली मोटरसाइकिल ओल्ड लेडी की है, वही लेजेंडरी मोटरसाइकिल जिसके बारे में हर ब्लॉगर पागल हुआ फिर रहा है और वो फ्लिन ने बनाई है। अरे, सब तो कह रहे थे ये कोई कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्टंट था। बेब, मुझे थप्पड़ मार, मुझे लग रहा है मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ। मिया अभी भी शॉक में खड़ी थी। ये देखकर मोल्डर ने धीरे से रिची ली की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और तुरंत सूट पहने हुए आदमी रिची ली की तरफ चल दिए। ये देखकर रिची ली का गला सूख गया। उसने मुश्किल से थूक निकला, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कानून वाला देश है, मारपीट एक क्राइम है। बैंग। रिची ली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोर की आवाज गूंजी। सूट वाले आदमी उसकी तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो सीखा उसकी $multi-million फरारी के पास पहुंच गए और बटन निकालकर कार पर बरसा दिए। बैंग बैंग बैंग। लोहे पर लोहा पड़ने की आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिची ली की शान, उसकी फरारी, एक बेकार स्क्रैप मेटल के ढेर में बदल गई। ये सब देखकर रिची ली की आंख लगातार भड़कने लगी, लेकिन इन पावरफुल फॉरेनर्स के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। उधर मिया भी आखिरकार अपने शौक से बाहर आई। सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फट गईं। मिस्टर मोल्डर, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं मोटरसाइकिल आपको बेचूंगी। मिया को लगा मोल्डर ये सब उसका सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन ने धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आदरणीय लेडी, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप मोटरसाइकिल बेचेंगी या नहीं। इस आदमी ने ह्यूमैनिटी के लिए भगवान के गिफ्ट को डैमेज किया है। ऑफ कोर्स मुझे उसे जवाबदेह बनाना ही था। मोल्डर ने मोटरसाइकिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। क्या परफेक्ट मशीन थी और अब इस मूर्ख की वजह से डैमेज हो गई। उसने अफसोस से सिर हिलाया और फिर रिची ली की तरफ ठंडी नजर से देखा। तुम्हारी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्राइसलर ग्रुप तुम्हें
तुम्हें बिल्कुल वैसे ही एक और कार दे देगा, लेकिन इस मोटरसाइकिल को जो नुकसान तुमने पहुंचाया है उसके लिए क्राइसलर ग्रुप इस आदरणीय लेडी की तरफ से पूरी लीगल प्रोसिक्यूशन करेगा। अगर मोटरसाइकिल शेल को ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर किया जा सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो तुम सबसे सिवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करोगे। क्राइसलर ग्रुप का पूरा लीगल डिपार्टमेंट इस केस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएगा। मोल्डर की आवाज हर शब्द के साथ और ठंडी होती गई। फिर उसने आखिरी वार किया, और उससे पहले तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, ये मोटरसाइकिल शेल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये इस मोटरसाइकिल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहले कभी देखी ही नहीं गई है। मोल्डर के शब्द हथौड़े की तरह रिचिली के दिमाग पर गिरते गए। रिचिली पूरी तरह सुन्न हो गया जब उसे समझ आया कि अब उसका सामना एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की पूरी लीगल टीम से होने वाला है। उसके पैर कांपने लगे, सच में कांपने लगे। अब सबको समझ आ गया कि रीजनल डायरेक्टर मोल्डर मिया के लिए इतना आगे क्यों गया था। इस सब के पीछे असली वजह फ्लिन की बनाई हुई मोटरसाइकिल थी। मिस्टर मोल्डर, मैं सच में आपका जितना शुक्रिया करूं कम है, लेकिन फिर भी मैं ये मोटरसाइकिल आपको नहीं बेच सकती। हाँ, आप फ्लिन को ऑर्डर दे सकते हो। आप फ्लिन को जानते हो ना, ये मोटरसाइकिल खुद फ्लिन ने बनाई है। जैसे ही मिया फ्लिन का नाम लेती है उसका रिएक्शन एक हार्डकोर फैन गर्ल जैसा लगता है, लेकिन मोल्डर बस कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देता है। जब हमने आपको ढूंढ ही लिया था तो हमें नेचुरली पता चल गया था कि ये मोटरसाइकिल असल में कहां से आई है। हमने तुरंत मिस्टर फ्लिन को ऑर्डर दिया और ऑफिशियली पार्टनरशिप का प्रपोजल भी भेजा, लेकिन मिस्टर फ्लिन का जवाब बहुत सिंपल था, इंटरेस्टेड नहीं हूं। मिस्टर फ्लिन सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पेटेंट्स नहीं। हाँ, अगर हम खुद उनकी मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ लाइसेंसिंग फीस देनी होगी। इसीलिए हम इतने डेस्परेट हैं। फिर मोल्डर उम्मीद भरी नजरों से मिया की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा कैसा रहेगा मेरी रिस्पेक्टेड लेडी, मैं क्राइसलर ग्रुप की तरफ से इस कमाल की मोटरसाइकिल को रेंट पर लेना चाहता हूँ। हमें सिर्फ 3 दिन चाहिए। 3 दिन बाद मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वापस कर दूंगा। ये सुनकर मिया मना नहीं करती, आखिर सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे मिलियंस व्यूअर्स का चार्ट फिर से ब्लास्ट हो जाता है। यही है मेरा आइडल फ्लिन, कितना कूल बंदा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचता है, पेटेंट्स कभी नहीं। क्राइसलर जैसी जायंट कंपनी के सामने भी फ्लिन जरा सा नहीं झुका। मैं इमेजिन कर सकता हूँ फ्लिन ने कितनी बड़ी अमाउंट रिजेक्ट की होगी। ऑब्वियसली 10 मिलियन की मोटरसाइकिल, और मोल्डर खुद कह रहा था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वैल्यू ही 9 फिगर्स में है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि फ्लिन की मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी किसी भी प्राइस टैग से ऊपर है। फ्लिन हर चीज में परफेक्ट है। बस ऑर्डर क्यू बहुत लंबी है, मेरा नंबर कब आएगा। व्यूअर्स लगातार बहस करते रहते हैं और डिस्कशन खत्म होने का नाम नहीं लेता। इस बीच जो लोग तेज दिमाग वाले थे वो सीधा मेरी स्ट्रीम में घुस चुके थे। जैसे हमेशा मेरा चैनल सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए यूज होता है। मैं नॉर्मली स्ट्रीम करता ही नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे चैनल का व्यूअर काउंट आसमान छू रहा था। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, नंबर्स पागलपन की स्पीड से बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑर्डर्स की प्राइसेस हद से ज्यादा क्रेजी थी। करंट टॉप 10 में सबसे कम प्राइस वाला ऑर्डर भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था। हर कोई मुझसे एक मोटरसाइकिल चाहता था। टॉप 5 में सारे बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे और उनकी ऑफर्स 3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। साफ था कि उनका गोल भी क्राइसलर ग्रुप जैसा ही था, मेरी मोटरसाइकिल खरीदकर उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करना। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि अब तक मैंने एक भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था, और सच कहूं तो मैं स्ट्रीम पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल लवर्स का सब्र टूट रहा था। वो सीधा क्राइसलर ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर टूट पड़े। आखिर इस वक्त क्राइसलर ही इकलौती कंपनी थी जिसके पास फ्लिन की मोटरसाइकिल थी, और चाहे मैं ऑर्डर्स लेना शुरू भी कर दूं, ज्यादा से ज्यादा एक ही ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर क्राइसलर कोई ब्रेक थ्रू कर लेता है तो सब कुछ बदल सकता है। शायद कुछ ही वक्त में हर किसी के पास फ्लिन मोटरसाइकिल हो। ओए क्राइसलर, फ्लिन की मोटरसाइकिल का राज समझ आया या नहीं? हम सब वेट कर रहे हैं, बस बना दो यार। अगर एग्जैक्ट कॉपी बना ली तो हम सब तुमसे ही खरीदेंगे। कम ऑन क्राइसलर, हमारे मोटरसाइकिल ड्रीम्स तुम्हारे भरोसे हैं। कावासाकी ग्रुप, क्या क्राइसलर ये कर भी पाएगा? अगर नहीं कर सकता तो हमें दे दो। सुजुकी मोटरसाइकिल्स भी वही कह रहा है। कावासाकी सही बोल रहा है। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो साइड हो जाओ, जगह घेर की मत बैठो और कुछ करो। इस वक्त क्राइसलर ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट का कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा बैटलफील्ड बना हुआ था, और प्रेशर डालने वाले सिर्फ नॉर्मल मोटरसाइकिल फैंस ही नहीं थे। अब तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी क्राइसलर ग्रुप पर प्रेशर डालने लगे थे, और इतने भयानक प्रेशर के नीचे क्राइसलर की ऑफिशियल वेबसाइट ने जल्दी ही एक ऑफिशियल रिस्पांस जारी कर दिया। मिस्टर फ्लिन द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिल का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के बाद हमें क्राइसलर ग्रुप के सभी फैंस और फॉलोअर्स को ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी करंट कैपेबिलिटी के साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। दूसरी बात, हमारी टेस्टिंग से पता चला है कि इस मोटरसाइकिल की असली टॉप स्पीड सिर्फ 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं है। ये 798 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी वजह यह है कि मिस्टर फ्लिन ने सबसे बेस्ट मटेरियल्स का यूज नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ कंपोनेंट्स पर कॉस्ट कटिंग की है। अगर मिस्टर फ्लिन ने कॉस्ट कटिंग ना की होती तो हमारा मानना है कि इसकी स्पीड आराम से 800 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉस कर सकती थी। और आखिर में क्राइसलर ग्रुप मिस्टर फ्लिन को पार्टनरशिप के लिए ओपन एंडेड इन्विटेशन देता है। वो मोटरसाइकिल दुनिया का फ्यूचर और उम्मीद है। उसकी वजह से मोटरसाइकिल्स और भी ज्यादा चमकेंगे। क्राइसलर का ये अनाउंसमेंट एक से बढ़कर एक बॉम्बशेल से भरा
भरा हुआ था। जैसे ही ये रिलीज हुआ ऐसा लगा जैसे शांत झील में किसी ने एक विशाल पत्थर फेंका हो। हर तरफ शॉक वेव्स फैल गईं। सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। मैं तो सुन्न हो गया हूँ, बिल्कुल सुन्न। 600 तो टॉप स्पीड भी नहीं थी, 800 तो आराम से टच कर सकती है। फ्लिन ने मोटरसाइकिल नहीं, जमीन पर उड़ने वाली मशीन बना दी है। मोटरसाइकिल्स उसकी वजह से और ज्यादा चमकेंगे। याद रखो, ये पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन का फ्लिन के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब समझ आया फ्लिन ने क्यों कहा था जितना मर्जी स्टडी कर लो। उसने तो लाइसेंसिंग फीस में डिस्काउंट तक ऑफर कर दिया था। फ्लिन को शुरू से पता था कि क्राइसलर कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएगा। क्या सिर्फ मैंने ही मटेरियल्स पर कॉस्ट कटिंग वाली लाइन नोटिस की? फ्लिन ने सच में बुद्धि आंटी को लूट लिया। अच्छे तरीके से बोलो तो मटेरियल्स बचाए, सीधा बोलो तो सीधा कट कॉर्नर्स किया। फ्लिन अपने अल्टीमेट स्कैमर टाइटल पर खरा उतरता है। उसकी स्किल्स पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन उसकी ऑनेस्टी को ज्यादा ध्यान से मत देखना। मैं तो हंसी से पागल हो रहा हूँ। बहुत से व्यूअर्स जिन्हें मोटरसाइकिल्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, अब अपनी इमेजिनेशन खोलकर मुझे हर तरह के अजीबोगरीब ऑर्डर्स भेजने लगे। शहर के बाहर मेरे वर्कशॉप में मैं ऑनलाइन हो रहे इस हंगामे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि मिया के लिए बनाई गई मोटरसाइकिल ने पूरे देश में सेंसेशन क्रिएट कर दिया है, मैंने सबसे पहले सिस्टम स्टोर से बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा और अपनी शॉप के पीछे वाले वेयरहाउस में सेट कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि फेम के साथ प्रॉब्लम्स भी आती है। इतना अटेंशन मिलने के बाद देर या जल्दी कोई ना कोई इस छोटे वर्कशॉप को एक्सपोज कर ही देगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये बस एक खाली शेल है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खुशकिस्मती से पीछे एक बहुत बड़ा वेयरहाउस था, इसलिए मैंने सिस्टम स्टोर में जाकर ढेर सारा इक्विपमेंट खरीदा और सीधा वेयरहाउस में शिफ्ट कर दिया। अब पहली नजर में मेरा वर्कशॉप सच में एक प्रोफेशनल वर्कशॉप लगने लगा था, लेकिन इस इक्विपमेंट ने मेरे 2 ऑर्डर से कमाए हुए लगभग सारे पैसे उड़ा दिए। मेरे अकाउंट में अब $2000 से भी कम बचे थे। वेयरहाउस सेट करते वक्त जो मिट्टी और ग्रीस लग गई थी, उसे हाथों से साफ करते हुए मैं वापस कंप्यूटर के सामने बैठ गया। अब तीसरा ऑर्डर लेने का वक्त था। सिस्टम अपग्रेड के लिए चाहिए 10 मिलियन पॉइंट्स का टारगेट अभी भी बहुत दूर था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्ट्रीम पेज खोला और शॉप इंप्रेशन सेक्शन के नीचे वाले टैग वर्ड्स देखे, मेरी आंख हरकने लगी। टेक गॉड 1.08 मिलियन लाइक्स, स्नेल स्पीड 9,60,000 लाइक्स, द स्ट्रीमर हु नेवर स्ट्रीम्स 7,40,000 लाइक। अगर ये सब टैग फिर भी थोड़े बहुत ठीक थे, तो अल्टीमेट स्कैमर पे 5.78 मिलियन लाइक्स। ये क्या बकवास है? मैं अंदर ही अंदर भुनभुनाया। यार मैंने बस थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की थी, मटेरियल्स पर ही क्यों अटके हुए हो? थोड़ा बड़ा पिक्चर भी देख लिया करो। मैं खुद से ही शिकायत करने लगा। जो भी हो, स्कैमर वैमर कुछ नहीं, ये सब सिस्टम की वजह से हुआ था। और वैसे भी लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मैंने पैसे कमाए हैं, एग्जैक्ट अमाउंट तो वो कभी गेस भी नहीं कर सकते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन मेरे सर पर बिजली बनकर गिरा। डिंग! पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट की जा रही है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन 1 वीक के अंदर। सिस्टम की मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, लेकिन इस बार वो आवाज मुझे बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लगी। पूरे 10 सेकंड तक मैं चुप रहा, फिर अचानक फट पड़ा। सिस्टम, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, एक छोटा सा वर्कशॉप चलाता हूँ। तू फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश क्यों करे? प्राइसेस तूने फिक्स करवाए और अब मुझे ही सबके सामने फंसाने जा रहा है। तो इंसान है भी या नहीं? या तुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा जी चुका हूँ और अब कस्टमर्स से मेरी पिटाई करवानी है? गुस्से में मेरी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में ऐसी किलिंग इंटेंट थी जैसे सच में किसी को खा जाऊंगा। अच्छा हुआ सिस्टम का कोई फिजिकल बॉडी नहीं था, वरना मैं उसका गला दबा देता। लेकिन सिस्टम ने मेरे गुस्से का एक भी जवाब नहीं दिया, पूरी तरह साइलेंट। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ। सिस्टम से बहस करना बेकार था, ये चीज सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनी थी। मैं कुर्सी पर सीधा बैठ गया और मुंह बनाकर ऑर्डर्स ब्राउज करने लगा, लेकिन ऑर्डर्स की लंबी लिस्ट और उनकी आसमान छूती प्राइसेस देखकर मेरा मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। क्राइसलर ग्रुप के अनाउंसमेंट के बाद कि मेरी मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी अभी रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने गिव अप कर दिया था। प्राइसेस अब और ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन टॉप ऑफर्स अब भी 3 मिलियन से 3.5 मिलियन के बीच थे। इतने पैसे में अगर मैं कुछ और मोटरसाइकिल ऑर्डर्स ले लूं तो सिस्टम फेज 3 अपग्रेड के लिए चाहिए 10 मिलियन पॉइंट्स जल्द ही कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अपग्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए चैलेंज एंजॉय करना और अपनी लिमिट्स पुश करना था, वरना जब सिस्टम फेज 3, 4 या 5 या 6 तक पहुंच जाएगा, उसकी कैपेबिलिटीज तो रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगी, लेकिन शायद मैं ही उसके पेस के साथ मैच ना कर पाऊं। ये सोचकर मैंने काम रोक दिया और डिसाइड किया कि थोड़ा वेट करता हूं, शायद कोई और इंटरेस्टिंग ऑर्डर आ जाए, और अगर कुछ नहीं आया तो हाईएस्ट पेइंग ऑर्डर ही एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन उसी वक्त एक नया ऑर्डर अचानक डैशबोर्ड पर पॉपअप हुआ और सीधा नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। पहले जो टॉप ऑर्डर था 3.5 मिलियन वाली मोटरसाइकिल रिक्वेस्ट, वो पल भर में पीछे छूट गई। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और नए ऑर्डर की डिटेल्स खोलकर देखने लगा। पहली नजर में मेरी भौवें हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन जब मैंने उसे 2 बार और पढ़ा, मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। तुम ही हो। मैंने बिना झिझक ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट बटन दबाया, इंटरनेट फट पड़ा। टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अपनी शॉप चलाता था, मिलियंस व्यूअर्स उस ऑर्डर को घूर रहे थे और सबके जबड़े खुले के खुले रह गए। क्या सीरियसली? ये तो डॉग्स है। होली क्रैप, ये सच में रे है? क्या फ्लिन की रेपुटेशन रे तक पहुंच गई? रुको, क्या ये रे का ऑफिशियल अकाउंट है? उसने फ्लिन को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर दिया है? क्वेश्चन ही मत करो, बिल्कुल रियल है। 9.99 मिलियन। मैं तो रे की प्राइसिंग आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। रे, तुम कर क्या रहे हो? उस 9.99 मिलियन में से फ्लिन कितना पॉकेट करेगा? फ्लिन प्रोडक्ट बेचता है, पेटेंट्स नहीं। एक कार के लिए लगभग 10 मिलियन देना पागलपन है। मुझे लग रहा है कि फ्लिन नाम का स्कैमर इतने दिन से फिशिंग कर रहा था और अब उसने सबसे बड़ी मछली पकड़ ली है। क्या ये वही ऑर्डर है जिससे 10 मिलियन कमाकर रिटायरमेंट ली जा सकती है? अगर हाँ, तो फ्लिन एक ही ऑर्डर में रिटायर हो सकता है। मुझे बस इतना पता है कि हमारे
प्यारे रे को फ्लिन बुरी तरह लूटने वाला है। मोटरसाइकिल और कार में जमीन आसमान का फर्क होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो बिल्कुल अलग लेवल की है। एक इंसान अकेले ऐसा नहीं बना सकता। हाँ, सही कहा। लेकिन याद है जब फ्लिन ने मिया की मोटरसाइकिल बनाई थी, तब भी तुम लोग यही बोल रहे थे। तब तुम कह रहे थे कंप्यूटर्स और मोटरसाइकिल्स बिल्कुल अलग चीजें हैं। फिर क्या हुआ? सबने रिजल्ट देख लिए। बस कर, बहस बंद कर, कोई भी काम की बात नहीं कर रहा। अगर जानना है कि रे क्या सोच रहा है तो सीधा DMI से पूछ लो। आखिरकार मिलियंस व्यूअर्स मेरी स्ट्रीम से निकलकर सीधा DMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर टूट पड़े और कमेंट सेक्शन भर दिया। उधर यांजिंग में DMI ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और माहौल पूरी तरह गर्म था, सिर्फ मेरे साथ रे के ऑर्डर प्लेस करने की वजह से। डेमी ऑटो के डेवलपमेंट में पहले दिन से लेकर अब तक हमने 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 10 बिलियन, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन तुम एक छोटे से स्ट्रीमर के वर्कशॉप को 10 मिलियन दे देते हो, ये मजाक है। DMI ग्रुप के वाइस चेयरमैन और डेमी ऑटो के हेड मार्कस ने गहरी भवों के साथ कहा। उसका मजाक कहना असल में रे की अथॉरिटी को सीधा चैलेंज करना था। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बाकी डायरेक्टर्स बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। किसी के चेहरे पर शौक तक नहीं था। सब जानते थे कि जब से मार्कस ने डेमी ऑटो प्रोजेक्ट संभाला है, रे और उसके बीच टकराव दिन ब दिन बढ़ता गया है। और इस बार रे ने EV ऑर्डर बोर्ड की अप्रूवल के बिना सीधा मुझे दे दिया था। मार्कस की नजर में ये रे का उस पर सीधा वार था, इसलिए उसका गुस्सा इतना ज्यादा था। हर कोई ये बात साफ देख सकता था। डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखे और फिर सबकी नजर चेयरमैन सीट पर बैठे रे पर टिक गई। सब देखना चाहते थे कि वो मार्कस के चैलेंज का जवाब कैसे देगा। बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हर किसी को फाइनल शोडाउन की स्मेल आ रही थी। सवाल बस इतना था कि क्या रे मार्कस को गिराकर DMI ग्रुप पर पूरा कंट्रोल वापस ले लेगा या मार्कस पीछे से उठकर रे को ही कुचल देगा। सिर्फ 10 मिलियन का एलोकेशन है, क्या मुझे 10 मिलियन खर्च करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए? मार्कस का सामना करते हुए रे बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बोर्ड को सिर्फ बड़े एक्सपेंडिचर्स के लिए बुलाया जाता है, कलेक्टिव डिसीजंस बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। मार्कस ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन रे जैसे ही फ्लिन वाला ऑर्डर पब्लिक हुआ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में डेमी टेक के शेयर्स फ्लक्चुएट करने लगे। इस वक्त शेयर होल्डर्स DMI ग्रुप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जिसका मेन फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो किसी छोटे वर्कशॉप ओनर को आउटसोर्स कर रही है। अगर ये चलता रहा तो DMI ग्रुप पूरी तरह कोलैप्स कर सकता है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि फ्लिन वाला ऑर्डर तुरंत कैंसिल किया जाए और आप पर्सनली अनाउंस करें कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही डेमी ऑटो में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जाए ताकि शेयर होल्डर्स को EV सेक्टर के प्रति हमारी कमिटमेंट दिखे। रे की मुस्कान और गहरी हो गई। मार्कस, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स वाकई कमाल की हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में सब चुप हो गए। सच कहूं मार्कस, तुम्हें सीधा मूवीज में चले जाना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं तुम बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लोगे। रे के चेहरे पर अब भी गर्मजोशी भरी स्माइल थी, लेकिन उसके लफ्ज मार्कस के गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ों जैसे लगे। कॉन्फ्रेंस रूम एक पल में मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कई डायरेक्टर्स के शरीर अनजाने में कांप गए। वो रे की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें अचानक याद आ गया हो कि उनके सामने कौन बैठा है। ये वही रे था जो पहले दिन से ही पीक पर था। जब उसकी हालत सबसे खराब थी तब भी उसके पास 4 बिलियन कैश था और उस वक्त मार्कस अभी किसी कोने में दबा हुआ एक छोटा सा आदमी था। डायरेक्टर्स के चेहरे पर आई हर छोटी सी बदलाव मार्कस से छुपी नहीं थी और रे के तंज भरी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मार्कस का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ गया। रे, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मार्कस की दबी हुई आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। रे ने धीरे से अपनी मुस्कान हटा दी। तुम कह रहे हो मेरी वजह से डामी के शेयर्स फ्लक्चुएट हुए, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, डामी ऑटो में बिना किसी रिजल्ट के लगातार पैसे झोंकना क्या स्टॉक को स्टेबल रखता है? 1 साल हो गया है मार्कस, मेरी पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तुम कहते हो मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या असल में तुम खुद अपनी बेइज्जती नहीं कर रहे? रे की बात खत्म होते ही मार्कस ने सीधा पलटवार किया। अगर मैं डामी ऑटो की पहली कार S7 को सक्सेसफुली लॉन्च करने में फेल हो गया तो मैं डामी ऑटो के हेड की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ दो। रे, क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही ये लफ्ज निकले कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मच गया। डायरेक्टर्स को पहले से अंदाजा था कि आज दोनों के बीच टकराव होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। मार्कस, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। रे, मार्कस बस गुस्से में बोल रहा है, दिल पर मत लो। अरे भाई, तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो चाय पीते हैं और आराम से बात करते हैं। लेकिन रे ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सीधा खड़े होकर कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूँ। आज से 3 दिन बाद नॉर्थ हिल प्लाजा में डामी ऑटो लॉन्च इवेंट रखेगा। तुम डामी ग्रुप की S7 लेकर आओगे और मैं फ्लिन की डिलीवर की हुई कार लेकर आऊंगा। वहाँ देखते हैं कौन जीतता है। कॉन्फ्रेंस रूम एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन रे अभी रुका नहीं था। अगर तुम जीत गए तो मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि डामी ग्रुप में अपनी शेयर होल्डिंग भी कम कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें दोबारा डामी में देखना नहीं चाहता। तुम्हारे पास जो भी डामी के शेयर्स हैं सबके सब बेचकर निकल जाओगे। डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और रिस्पेक्ट भी। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन रे खुद को आउटसाइडर की पोजीशन में रखकर अपनी ही बनाई हुई कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो समझ रहे थे कि पर्सनल लेवल पर चाहे रे या मार्कस किसी का भी नुकसान हो, डामी ग्रुप को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो भी जीतेगा कंपनी के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जब बात पर्सनल इंटरेस्ट्स की आती है तो ज्यादा डायरेक्टर्स मार्कस के साइड लेने वाले थे, क्योंकि रे के चैलेंज रखते ही किसी एक डायरेक्टर को भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकता है।
है, सिर्फ 10 मिलियन फंडिंग और बस 3 दिन का टाइम। फ्लिन चाहे कितना भी जीनियस हो, पब्लिक चाहे उसे भगवान बनाकर क्यों ना पूज रही हो, फिर भी किसी को नहीं लगता था कि वो 3 दिन में ऐसी ईवी बना सकता है जो सबको हरा दे। मार्कस ने टेबल पर रखे वेगर डॉक्यूमेंट की तरफ देखा, फिर रे की तरफ। उसकी आंखों में पहली बार हिचकिचाहट नजर आई। रे, तुम खुद को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? हाँ, हमारे बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं डामी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हें पूरी तरह कंपनी से बाहर निकाल दूं। रे का ये कदम सच में मार्कस को हिला चुका था। पहले दिन से ही जब मार्कस डामी में आया था तभी उसने समझ लिया था कि रे को हराना आसान नहीं होगा। यांजिंग में उसके पावरफुल कनेक्शंस होने के बावजूद रे हमेशा उससे सतर्क रहता था। इतने सालों में डामी के अंदर हर जगह मार्कस को रे ने दबा कर रखा था। उसके साथ दूसरी कंपनीज में गए लोग आज टॉप लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंच चुके थे। सिर्फ मार्कस ही था जो बार बार साइडलाइन कर दिया जाता था। और अब रे का ये वैगर, मार्कस को ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा अपर हैंड रखने वाला रे अचानक व्हाइट फ्लैग लहराकर सरेंडर कर रहा है। ये बात मार्कस की समझ से बाहर थी। रे ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि या तो तुम या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक डामी को रोक रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज से 100 साल बाद भी डामी अपने एरा के सबसे आगे खड़ा हो। इसलिए जो हो रहा है वो एक न एक दिन वैसे भी होना ही था। बस ये सब थोड़ा जल्दी हो रहा है। रे की दिल से निकली हुई बात सुनने के बाद मार्कस ने और बहस नहीं की। कॉन्फ्रेंस रूम का तनाव जैसे एक पल में गायब हो गया। मार्कस लगभग 10 सेकंड तक बिना कुछ बोले रे को देखता रहा। फिर उसने हल्का सा झुककर सिर नमाया और सच्ची रिस्पेक्ट के साथ बोला, रे, मैं कभी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यकीन रखिए मेरे हाथों में डमी पहले से भी ज्यादा आगे जाएगी। थोड़ी देर रुकने के बाद मार्कस ने फिर कहा, लेकिन अग्रीमेंट साइन करने से 2 घंटे पहले ही डमी ऑटो ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। 3 दिन बाद S7 इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया के शिखर पर राजा की तरह खड़ी होगी। बस देखते जाइए। इतना कहकर मार्कस मुड़ गया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। डमी ग्रुप के डायरेक्टर्स उसे जाते हुए देखते रहे, फिर एक एक करके सब उठकर उसके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ रे अकेला बचा था। कुर्सी पीछे सरकने की आवाज आई। रे धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस टेबल के पास से चलते हुए फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक गया। इतनी ऊंचाई से पूरे शहर की चमक उसके सामने फैली हुई थी। काफी देर तक बाहर देखने के बाद वो धीरे से खुद से बोला, क्या ये वाकई गारंटी डिफीट है? वो जवान लड़का जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें कुछ बहुत फेमिलियर सा है। वो मुझे मेरी जवानी याद दिलाता है, लेकिन मैं जानता हूँ उस उम्र में वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। जब रे अपनी पूरी उम्मीद फ्लिन पर लगा रहा था तब शहर के बाहर वर्कशॉप में मैं सुपर लैब के अंदर कदम रख चुका था। पब्लिक को पता था कि रे ने मुझे ऑर्डर दिया है। उन्हें ये भी पता था कि ऑर्डर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स सिर्फ मुझे ही मालूम थी। सुपर लैब के अंदर बने प्राचीन जंगल जैसा एनवायरनमेंट में खड़ा होकर मैं रे के 1000 शब्दों वाले डिटेल्ड ऑर्डर को याद करने लगा और अनजाने में मेरे होंठ भिज गए। चाहे मैं फेल भी हो जाऊं, रे पैसे वापस नहीं मांगेगा और वो कभी पब्लिक के सामने मेरी फेलियर अनाउंस भी नहीं करेगा। इसीलिए तो रे है। सच कहूं तो सिर्फ ये लाइंस पढ़कर ही मेरा मन ऑर्डर एक्सेप्ट करने का हो गया था। और जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रे का पूरा विजन पढ़ा तब तो मैं पूरी तरह कन्विंस हो गया। गियर सिस्टम्स, बैलेंस शाफ्ट्स, कंपोजिट मटेरियल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल, बैटरी टेक्नोलॉजी, मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। और सबसे क्रिटिकल चीज थी ऑटोनमस ड्राइविंग सिस्टम। मैं हंसी रोक नहीं पाया। रे, तुम सच में चांद मांगने से भी नहीं डरते। क्या जबरदस्त चैलेंज दिया है। अगर मेरे पास मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग अनलॉक होती तो मैं तुम्हारी ईवी में कुछ ऐसी चीजें डाल देता कि दुनिया हिल जाती, लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी इमेजिनेशन की लिमिट तक ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात याद की। रे ने कहा था कि फेल होने पर भी पैसे वापस नहीं मांगेगा, लेकिन सिस्टम इतना मेहरबान नहीं था। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सिस्टम सीधा फेलियर वर्डिक्ट दे देगा और उस वक्त चाहे पैसे मेरे पास रह जाएं, मुझे सिस्टम अपग्रेड के लिए एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। मैंने गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। लगता है इस बार मुझे सब कुछ झुकना पड़ेगा। कम से कम टाइम तो मेरे साइड पर है। ये बोलकर मैंने अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगा दी। जब मैं सुपर लैब में दिन रात का फर्क भूलकर काम कर रहा था तब बाहर की दुनिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी और इस सब की वजह थी डमी ग्रुप का अनाउंसमेंट। 3 दिन बाद नॉर्थ हिल प्लाजा में डमी ऑटो आपको एक मिरेकल के जन्म का गवाह बनने के लिए इनवाइट करता है। डमी बॉर्न फॉर पैशन। रे के ऑर्डर वाली खबर वायरल होने के बाद ही लाखों लोग डमी की वेबसाइट पर टूट पड़े थे। शुरू में सब सिर्फ ये जानना चाहते थे कि रे आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डमी इतना बड़ा बॉम्ब गिरा देगा। क्या मैं गलत वेबसाइट पर आ गया हूँ? ये डमी की साइट है या किसी साईफाई मूवी का ट्रेलर? मुझे लगा था रे बस मजाक मजाक में फ्लिन से कार बनवाना चाहता था। किसने सोचा था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। मिरेकल्स रोज रोज थोड़ी देखने को मिलते हैं। मेरा कहना है डैमी ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है, तो बस वेट करते हैं और देखते हैं। 3 दिन बाद पता चल ही जाएगा कि असली दम कितना है। लाखों व्यूअर्स लगातार बहस कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि नॉर्थ हिल प्लाजा वाला इवेंट वही जगह है जहां डैमी रे के ऑर्डर वाली मेरी कार को रिवील करेगा। जहां तक रे और मार्कस के सीक्रेट वेजर की बात थी, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और रे भी यही चाहता था। चाहे फ्लिन 3 दिन में कार डिलीवर करे या ना करे, डैमी ग्रुप पहले ही एक अनबीटेबल पोजीशन में आ चुका था और मेरी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दुनिया का अटेंशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उधर सुपर लैब के अंदर मोटरसाइकिल बनाने का एक्सपीरियंस होने की वजह से कार का फ्रेम
फ्रेम बनाना मेरे लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दोनों में काफी कॉमन चीजें थी। ऊपर से सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन फुली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट की मदद से मैं हर मटेरियल को बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ट्यून कर सकता था। इसलिए सुपर लैब के अंदर मुझे लगभग 10 दिन लगे, जो रियल वर्ल्ड में आधे दिन से भी कम टाइम के बराबर थे, और इतने में कार का फ्रेम और बेसिक कंपोनेंट असेंबली कंप्लीट हो गई। सिर्फ ये स्पीड ही दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप्स को भी शॉक में डाल देती। आखिर में किसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं कर रहा था, हर चीज अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस विजन के हिसाब से डिजाइन कर रहा था। इनिशियल बिल्ड कंप्लीट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आई। इलेक्ट्रिक व्हीकल के 3 कोर सिस्टम्स, बैटरी, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ये 3 चीजें डिसाइड करने वाली थी कि ईवी कितनी पावरफुल होगी। पहले फेज के मुकाबले ये प्रोसेस काफी लंबी थी। सब कुछ कंप्लीट करने में मुझे 20 दिन से भी ज्यादा लग गए। इस पॉइंट पर मैं सुपर लैब के अंदर पूरा 1 महीना बिता चुका था, लेकिन मेरे सामने खड़ी कार को अभी भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें अभी सबसे क्रिटिकल और मार्केट में सबसे वैल्यूएबल फीचर मिसिंग था, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। अपना माइंड पूरी तरह फोकस करने के बाद मैं सीधा ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम डेवलप करने में लग गया। वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसलता गया, पता ही नहीं चला और 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन की सुबह ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद नॉर्थ हिल के नीचे वाला विशाल प्लाजा लोगों से भर चुका था। हवा में लहराते बैनर्स पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था डैमी ग्रुप फ्लाई हाई। ये बैनर 100 मीटर दूर से भी साफ दिख रहे थे, और सिर्फ आम लोग ही इस इवेंट को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। पिछले 3 दिन में डैमी ऑटो लॉन्च ने इतनी अटेंशन खींच ली थी कि बिजनेस दुनिया के कई बड़े नाम भी सुबह सुबह उठकर स्क्रीन्स के सामने बैठ गए थे। सब डैमी की लाइव ब्रॉडकास्ट का इंतजार कर रहे थे। शेन सिटी के क्लासिकल स्टाइल विला के अंदर हुए ग्रुप के चेयरमैन नेथन खुद चाय बना रहे थे। बीच बीच में वो स्क्रीन की तरफ भी देख लेते। डैमी लॉन्च अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन लाइव फीड पहले से चल रही थी। स्क्रीन पर दिख रहे लोगों का समुद्र इतना बड़ा था कि हुए के अपने लॉन्च इवेंट्स भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। नेथन की सबसे प्यारी भतीजी सीसी भी वही बैठी थी। वो हमेशा से नेथन के सामने बिना किसी झिझक के जो मन में आए बोल देती थी। नेथन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बेचैनी से सिर हिला दिया। सीसी, आज इस लाइव स्ट्रीम को बहुत ध्यान से देखना। मुझे लगता है तुम बहुत कुछ सीखोगी। डैमी ग्रुप शायद हुआवे के लेवल का ना हो, लेकिन एबिलिटी की बात करें तो मेरे जैसे 10 लोग भी एक रे के बराबर नहीं। नेथन ने ये बात पूरी सिंसियरिटी के साथ कही। उसकी बातों में थोड़ी सी मॉडेस्टी हो सकती थी, लेकिन ये साफ था कि रे के लिए उसकी रिस्पेक्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। ये सुनते ही सीसी की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें चमक उठी। वो शरारत से नेथन का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। अंकल नेथन, आपको कुछ समझ आ गया है ना? जल्दी बताओ, प्लीज बताओ ना। नेथन ने बेचारी सी स्माइल के साथ अपनी भतीजी की तरफ देखा, चाय की एक सिप ली और फिर बोला, ठीक है अंकल, रे की ये मूव क्लियरली मोमेंटम लेवरेज करने के लिए। मोमेंटम लेवरेज? सीसी ने सिर टेढ़ा कर लिया। उसके चेहरे पर पूरी कंफ्यूजन लिखी हुई थी। नेथन कुछ पल रुककर फिर बोला, सीसी, तुमने खुद भी ये नोटिस किया है, जैसे तुमने कहा डैमी की स्केल अभी हुआवे के आसपास भी नहीं है, फिर भी आज डैमी का स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि ईवी हाइप चल रही है? सीसी ने अंदाजा लगाया। नेथन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और उस फ्लिन नाम के लड़के में वाकई टैलेंट है, लेकिन 3 दिन में एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। आजकल इतनी रॉ टेक्निकल स्किल वाले यंग लोग बहुत कम मिलते हैं। नेथन की आंखों में फ्लिन का नाम लेते ही एडमिरेशन की चमक आ गई। मैंने पहले ही हुआवे के एचआर डिपार्टमेंट को फ्लिन के पास जॉब ऑफर भेजने के लिए कह दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो टेम्प्ट होगा। ये सुनते ही सीसी की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो जानती थी कि उसका अंकल नॉर्मली भी बहुत जेनरस है। अंकल नेथन, आपने फ्लिन को कैसा ऑफर दिया? नेथन ने उसकी तरफ देखा। सच में जानना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। सीसी बिल्कुल बॉबल हेड की तरह लगातार सिर हिलाने लगी। नेथन हंस पड़ा और सस्पेंस खत्म कर दिया। मैंने फ्लिन को हुआवे के शेयर्स ऑफर किए हैं और एनुअल सैलरी कम से कम 300 मिलियन होगी, हर साल मिनिमम 10% इंक्रीमेंट के साथ। नेथन की आवाज कमरे में गूंजी और सीसी का चेहरा शॉक से जम गया। उसे लगा था ऑफर बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ 300 मिलियन सैलरी ही हुआवे के अंदर 30 लोगों की एक एलीट टेक टीम को पूरे साल फंड कर सकती थी। सीसी कई सेकंड्स तक वहीं जमकर खड़ी रही। तभी पास वाली स्क्रीन पर अनाउंसमेंट हुआ कि डैमी लॉन्च ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तब जाकर वो होश में आई। वो और नेथन दोनों एक साथ लाइव स्ट्रीम की तरफ देखने लगे, लेकिन सीसी फिर भी धीरे से बुदबुदाई। अगर फ्लिन अंधा नहीं हो गया है तो इतना ऑफर वो कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। उधर डैमी ग्रुप का ऑटो लॉन्च ऑफिशियली शुरू हो चुका था। एक ही पल में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में घुस आए। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि पूरी स्क्रीन भर गई, लेकिन स्ट्रीम मैनेज करने वाली डैमी टीम बैक एंड डेटा देखकर सन्न रह गई। किसी भी मोमेंट पर डैमी का नाम मेंशन करने वाले मैसेजेस कुछ हजार होते थे। सुनने में काफी लगता था, लेकिन फ्लिन का नाम 70 से 80 हजार मैसेजेस एक साथ। डैमी स्टाफ मेंटली प्रिपेयर था, फिर भी उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अपने ही ईवी लॉन्च पर आधे से ज्यादा व्यूअर्स असल में फ्लिन के लिए आए होंगे। चैट एक्साइटमेंट से फट रही थी और इसी बीच रे स्टेज पर आ चुका था। ऑडियंस को ब्रीड करने के बाद उसने छोटी सी ओपनिंग स्पीच दी और बिना वक्त गायब स्टेज मार्कस को दे दिया। मार्कस माइक्रोफोन लेकर स्टेज के बीच में आया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे पता है आज सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए मैं फालतू बातें नहीं करूंगा। आज के शो के असली स्टार से आप सबका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। जैसे ही मार्कस की आवाज खत्म हुई, 5 कैमराज एक साथ स्टेज के कोने की
तरफ घूम गए और वहां से डैमी ग्रुप का एक क्रू मेंबर एक जबरदस्त स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार को धीरे धीरे स्टेज पर लेकर आया। मार्कस को कार स्टेज की तरफ आते हुए देखकर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और प्राइड साफ दिख रहा था। जैसे ही कार स्टेज के सेंटर में आकर रुकी, मार्कस ने उसके फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए। इंटीरियर डिजाइन से लेकर एक्सटीरियर स्टाइलिंग तक, फिर रेंज परफॉर्मेंस से लेकर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस तक। हर बार जब मार्कस थोड़ा रुकता, ऑडियंस जोरदार तालियों से हॉल को गूंजा देती। इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स भी प्रेजेंटेशन सुनकर सिर हिलाने लगे। उनका मानना था कि कार काफी सॉलिड है और आज के टॉप टियर ईवीज के बीच कंफर्टेबली खड़ी हो सकती है। उधर ऑनलाइन स्ट्रीम देख रहे मिलियंस व्यूअर्स पहले ही अपने कंक्लूजन्स निकालने लगे थे। रुको, इस बार फ्लिन ने रे को लूट नहीं लिया? एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों देखकर लग रहा है कि इसमें सच में पैसे लगाए गए हैं। फ्लिन बदल गया है, ये पुराना फ्लिन नहीं रहा। कैसे कहूँ, कार अच्छी है लेकिन मुझे वाव फील नहीं दे रही। मार्केट में जो ईवीज हैं ये उन्हीं जैसी लग रही है। लगता है फ्लिन सिर्फ कंप्यूटर्स और मोटरसाइकिल्स में ही जीनियस है। अरे भाई, 3 दिन में रे को ऐसी कार दे देना भी कम अचीवमेंट नहीं है। लेकिन तभी किसी ने चैट में चिल्लाया, रुको जरा, बड़ी स्क्रीन को देखो, ये कार शायद फ्लिन की है ही नहीं। जिस वक्त व्यूअर्स डिबेट कर रहे थे, स्टेज के पीछे लगे जायंट एलईडी स्क्रीन पर अचानक टेक्स्ट और इमेजेस फ्लैश होने लगे। मार्कस ऑडियंस की तरफ मुड़कर मुस्कुराया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज डामी ग्रुप जो कार प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है S7। इस कार को मैंने डामी ऑटो डिवीजन को लीड करते हुए 300 से ज्यादा दिन और रात की मेहनत के बाद बनाया है। ये डामी की पहली जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे पता है कि इसमें अभी भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, शायद ये आज के ईवी मार्केट की एब्सोल्यूट पीक पर भी ना हो, लेकिन मैं आपसे बस थोड़ा वक्त मांगता हूँ। फ्यूचर में डामी ऑटो आपसे और भी बेहतर चीजें शेयर करेगा। स्ट्रीम के सामने बैठे नेथन ने ये देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस स्पेस पर डामी ऑटो शायद ब्लॉकबस्टर हिट ना बने, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का दरवाजा जरूर खटखटा चुका है। फिर उसने सीसी की तरफ देखकर कहा, देखा अंकल रे की मार्केटिंग कितनी डेंजरस है। अगर उसने फ्लिन की हाइप का यूज करके इतना अटेंशन अट्रैक्ट करने का आइडिया ना निकाला होता तो डामी ऑटो शायद किसी के रेडार पर भी ना आता। नेथन ने घड़ी देखी और बोला, तुम देखते रहो, मुझे कुछ बिजनेस हैंडल करना है। वो उठकर जाने ही वाला था कि लाइव स्ट्रीम में एक रिपोर्टर का सवाल गूंज उठा, मार्कस, रे के फ्लिन वाले ऑर्डर की खबर पिछले 3 दिन से इंटरनेट पर छाई हुई है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज डामी लॉन्च में फ्लिन की कार दिखाई जाएगी, लेकिन शुरू से लेकर अब तक इस इवेंट का फ्लिन से कोई लेना देना नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फ्लिन फेल हो गया? क्या वो 3 दिन में ऐसी कार नहीं बना पाया जो आपके स्टैंडर्ड्स पर खरी उतर सके? ये सुनते ही नेथन, जो उठ चुका था, वापस बैठ गया। वेन्यू में और लाइव स्ट्रीम के सामने बैठे हर व्यूअर की आंखें चमक उठी। सब इसी जवाब का इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर मार्कस ने सवाल सुना और ठंडी सी स्माइल दी। फिर उसने ऑडियंस में बैठे रे की तरफ देखा। मुझे लगता है सवाल का जवाब खुद रे को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि रे कुछ बोलता, अचानक एक बूढ़ा किसान जोर से बोल पड़ा, आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। मैं इतनी दूर गाड़ी चलाकर ये कार लेकर आया हूँ। मिस्टर फ्लिन ने कहा था डिलीवरी चार्ज आपसे ही कलेक्ट करना है। एक पल के लिए पूरा वेन्यू चुप हो गया। रे का चेहरा भी जम गया। अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पानी पी रहा था और सब मुंह से बाहर आ गया। मुझे सांस नहीं आ रही। पहले मुझे 3 मिनट हंसने दो। कार को ट्रैक्टर में डिलीवर करना एक अलग लेवल था, लेकिन शिपिंग फी भी COD पर। भाई, ये सिर्फ फ्लिन ही कर सकता है। सेम ओल्ड फ्लिन, सेम ओल्ड ट्रिक्स। फ्लिन हमेशा फ्लिन ही रहेगा। रे का चेहरा देखो, बंदा अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन कर रहा है। गाइस, बस इसी फीलिंग के लिए तो हम यहाँ आए थे। व्यूअर्स हंसी से पागल हो रहे थे और वेन्यू में बैठी लाइव ऑडियंस भी खुद को रोक नहीं पाई। पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा। पूरे वेन्यू में सिर्फ बूढ़ा किसान ही पूरी सीरियसनेस के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, पैसे नहीं तो गाड़ी नहीं। जब रे को होश आया तो उसकी आंख जोर से फड़की। फिर उसने पीछे हाथ हिलाया। तुरंत उसकी सेक्रेटरी जैसी लगने वाली एक महिला दौड़कर आई। उसने अपने वॉलेट से कुछ 100 युआन निकाले और बूढ़े किसान के हाथ में दे दिए। पैसे मिलते ही बूढ़ा पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। फिर वो रे को ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। अगले ही पल उसने टेल गेट खोल दिया और सब लोगों को पहली बार फ्लिन की बनाई हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल साफ नजर आ गई। लेकिन गाड़ी देखते ही सबके चेहरों पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। ये बिल्कुल भी मार्केट में मौजूद मॉडर्न ईवीज जैसी नहीं लग रही थी। ध्यान से देखने पर इसका शेप एक बहुत पुरानी और कब की डिसकंटिन्यू हो चुकी AE86 जैसा लग रहा था। क्या फ्लिन तकुमी फुजिवारा का फैन है? क्या उसने सीरियसली AE86 का रेप्लिका बना दिया? बस इतना कह सकता हूँ कि इस कार से रेट्रो वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। सच बोलूं तो मुझे तो ये काफी पसंद आ रही है। कम ऑन यार, फ्लिन ने या तो आलस किया है या पैसे बचाने के चक्कर में कोई पुरानी खतारा गाड़ी उठाकर ईवी में कन्वर्ट कर दी। सच ये है कि फ्लिन को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। जब व्यूअर्स बहस कर रहे थे तब तक रे एक्साइटमेंट के साथ ट्रैक्टर पर चढ़ चुका था। लाइव स्ट्रीम के 5 कैमरा सीधा मेरी बनाई हुई कार पर फोकस कर चुके थे। दूसरी तरफ मार्कस स्टेज से नीचे उतर चुका था और दूर से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। उसके आसपास DMI ग्रुप के कई डायरेक्टर्स जमा हो गए थे और उसे बधाइयां देने लगे। मार्कस, कांग्रेचुलेशंस, आज डेमी 7 ने जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। अब डेमी ऑफिशियली ईवी इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। मैंने अभी चेक किया है, सिर्फ कुछ मिनट्स में डेमी ग्रुप का स्टॉक 0.05% ऊपर चला गया है। मैं तो अभी से देख सकता हूँ मार्कस की लीडरशिप में डेमी और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। डायरेक्टर्स की तारीफ सुनकर मार्कस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आंखों के कोने तक सिकुड़ गए। उसने हल्की सी गर्दन उठाकर रे की तरफ देखा। जेंटलमैन, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कीजिए। हमने अभी तक वो कार देखी ही नहीं जिसके लिए रे ने फ्लिन
फ्लिन को 10 मिलियन दिए हैं। मार्कस हंसकर बोला, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसकी आंखों में छुपा हुआ मजाक और कंटेम्प्ट साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक रे की तरफ कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई दी। शोर बढ़ने लगा। मार्कस ने आंखें सिकोड़कर उधर देखा। उधर रे कार इंस्पेक्ट कर चुका था और ड्राइवर सीट में भी बैठ गया था। कार अभी भी ट्रैक्टर पर ही खड़ी थी। रैंप लग चुका था, बस इंजन स्टार्ट होना बाकी था ताकि वो उसे नीचे उतार सके। लेकिन जब रे ने वन टच स्टार्ट बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। कार बिल्कुल साइलेंट रही। ये देखते ही वेन्यू और लाइव स्ट्रीम दोनों जगह हंगामा मच गया। क्या फ्लिन ने सच में गलती कर दी? कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। लगता है 3 दिन वाकई बहुत कम थे। शायद फ्लिन कुछ कंप्लीट ही नहीं कर पाया। खत्म। फ्लिन की लेजेंडरी रेपुटेशन आज टूटने वाली है। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब बचा क्या? फाइनली दुनिया में बैलेंस वापस आ गया। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। फ्लिन को देखकर मुझे हमेशा लगता था मैं लूजर हूँ। वेन्यू का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उधर रे ने भवे से कोड़ ली और प्रॉब्लम चेक करना शुरू कर दिया। टेक बैकग्राउंड से आने की वजह से उसे कार्स की बेसिक समझ थी। एक्सपर्ट लेवल नहीं, लेकिन आम आदमी से बहुत ज्यादा। और जैसे ही उसने चेक किया, रे पूरी तरह सन्न रह गया। प्रॉब्लम कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी। बैटरी में 1% भी चार्ज नहीं था। कार पूरी तरह डेड बैटरी के साथ डिलीवर की गई थी। फ्लिन ने कार बना दी थी, लेकिन चार्ज करना भूल गया था। रे सीधा सीट पर धड़ से गिर गया। इतना सब देखने के बाद उससे भी एक गाली निकल ही गई। उसके माथे पर काली लकीरें उभर आईं। उसकी आवाज लाइव ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट से पूरे वेन्यू में गूंज उठी और अगले ही पल पूरा नॉर्थ हिल प्लाजा बिल्कुल चुप हो गया। कई सेकंड्स तक मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर अचानक पूरा वेन्यू हंसी से फट पड़ा। लोग इतना हंस रहे थे कि सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। कई लोग कमर पकड़कर झुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत लोगों ने पहले सिर्फ फ्लिन के स्कैमर रेपुटेशन के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार उसे खुद एक्सपीरियंस किया। और जो व्यूअर्स खास फ्लिन के लिए आए थे, वो तो कब के टूट चुके थे। नहीं भाई, पहले मुझे सांस लेने दो। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। सेम ओल्ड फ्लिन, सेम ओल्ड ट्रिक्स। अल्टीमेट स्कैमर का टाइटल बिल्कुल सही है। मुझे लगा मिया की मोटरसाइकिल में पेट्रोल न डालना फ्लिन का पीक स्कैमर मोमेंट था, लेकिन रे का केस तो उससे भी ऊपर निकला। बंदे ने बैटरी तक चार्ज नहीं की, 10 मिलियन का ऑर्डर लिया और 30 रुपए की बिजली बचाने के लिए बैटरी खाली छोड़ दी। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। बाकी कंपनीज कस्टमर को किंग समझती हैं, फ्लिन खुद को किंग समझता है। रे ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी रेपुटेशन फ्लिन के सामने जीरो वैल्यू रखती है। उसको भी सबकी तरह स्कैम कर दिया गया। रे का चेहरा देखा, पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है। $100 बिलियन का टाइकून ऐसे हिल गया। ये सिर्फ फ्लिन ही कर सकता है। कार की सीट पर पीछे टिककर बैठे रे के इमोशंस इस वक्त पूरी तरह उलझे हुए थे। अपने ऑर्डर में लिखी हर रिक्वायरमेंट को याद करते हुए उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। आखिर वो करना क्या चाहता है? रे ने धीरे से खुद से कहा, इन दोनों कार्स का कंपेयर करने लायक कुछ है भी? फिर वो चुप हो गया पूरा 10 सेकंड तक। जब DMI स्टाफ एक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन लेकर आ गया, तब जाकर रे होश में आया। उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, अब सिर्फ फ्लिन पर भरोसा कर सकता हूँ। ये बोलकर वो कार से बाहर निकला। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा और सीधा एग्जिट की तरफ चल दिया। ऑडियंस ने ये देखा और तुरंत मान लिया कि रे गुस्से में वेन्यू छोड़कर जा रहा है। चैट और वेन्यू दोनों जगह हंगामा फिर से शुरू हो गया। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती देख सेक्रेटरी तुरंत आगे आई। DMI ग्रुप लॉन्च अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने माइक्रोफोन में कहा। मिस्टर रे ने कहा है कि जैसे ही कार फुल्ली चार्ज हो जाएगी, वो पर्सनली मिस्टर फ्लिन की बनाई हुई व्हीकल का शोकेस शुरू करेंगे। कृपया सब लोग थोड़ा पेशेंस रखें। ये कहकर सेक्रेटरी चार्जिंग प्रोसेस सुपरवाइज करने लग गई। हैरानी की बात ये थी कि वेन्यू में बैठे हजारों लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स वाकई शांत होकर वेट करने लगे। किसी और कंपनी के लॉन्च में लोगों को आधा घंटा वेट करवाना मतलब इवेंट खत्म समझो, लेकिन फ्लिन के नाम पर सबने पेशेंस दिखाया। लगभग 20 मिनट बाद अचानक हवा में इंजन की गरज गूंज उठी। लोग बोर होने लगे थे, लेकिन इतनी जबरदस्त इंजन साउंड सुनते ही सबकी गर्दन एक साथ मुड़ गई। नॉर्थ हिल प्लाजा के माउंटेन एंट्रेंस से एक के बाद एक सुपर कार्स निकलने लगी, फॉर्मेशन में लाइन बनाकर। एक नजर में ही दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दिख रही थी, फरारी, लैम्बोर्गिनी और कई और टॉप टियर सुपर कार्स। बस एक सेकंड में सबका अटेंशन उधर चला गया। कहते हैं सुपर कार्स हर आदमी का अल्टीमेट सपना होती हैं, और इतना जबरदस्त लाइनअप देखकर हर किसी की आंखें चमक उठी। तभी रे की आवाज फिर से पूरे प्लाजा में गूंजी। अगला सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रेसिंग स्पेक्टिकल एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये सारी वर्ल्ड क्लास सुपर कार्स DMI ग्रुप ने स्पेशली अरेंज की हैं और इन्हें चलाने वाले सब प्रोफेशनल रेसर्स हैं। ये सुनते ही पूरा वेन्यू चीयर्स से गूंज उठा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतना क्रेजी बोनस इवेंट भी मिलेगा। लाइव स्ट्रीम का चैट तो सीधा फट गया। रे इज रे फॉर अ रीजन। बंदा लॉन्च को फेस्टिवल बना देता है। बैटरी चार्ज होने का वेट भी एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मजा आएगा। हर लॉन्च में एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द चार्ट्स होती है। इन इंजन्स की गरज सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन रुको जरा, ये तो डामी का EV लॉन्च है ना? तो फिर इतनी सारी पेट्रोल पीने वाली सुपर कार्स को रेस के लिए लाना क्या सही आइडिया है? रे आखिर सोच क्या रहा है? क्या उसे डर है कि डामी की कार ज्यादा बिक जाएगी? अरे इतना मत सोचो, बस शो एंजॉय करो। लेकिन अगले ही पल किसी ने जोर से चिल्लाया, रुको, ये क्या है? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? व्यूअर्स का कंपोजर तुरंत टूट गया। लाइव ऑडियंस के चेहरे जम गए। नॉर्थ हिल माउंटेन रोड के स्टार्टिंग लाइन पर सुपर कार्स के साथ साथ एक और गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे खुद रे बैठा हुआ था। वो फ्लिन की बनाई हुई EV थी। वेन्यू में एक साथ हाय हाय और गैस्प्स की लहर दौड़ गई। बेब, मुझे जोर से थप्पड़ मार। क्या मैं दिन के उजाले में हेल्यूसिनेशन देख रहा हूँ? थप्पड़, हेल्यूसिनेशन नहीं है, लेकिन क्या रे पागल हो गया है? मुझे प्रोसेस करने दो। एक तरफ लैम्बोर्गिनी, फरारी, कोनिग्सेक जैसी सुपर कार्स और दूसरी तरफ रे
एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर रेस में घुस रहा है। अगर रे इन सुपर कार्स का धुआं भी देख पाया तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए रे को फुल मार्क्स। मैंने अपनी जिंदगी में इतना क्रेजी कार लॉन्च कभी नहीं देखा। सिर्फ नॉर्मल व्यूअर्स ही नहीं, मार्कस और डामी के डायरेक्टर्स भी शॉक में थे। मार्कस ने आंख के कोने को साफ करते हुए कहा, रे क्या तुम खुद पर्सनली प्रूफ करना चाहते हो कि वो कार कितनी बेकार है ताकि कंपैरिजन में हमारी S7 और भी बेहतर लगे? फिर उसने गहरी सांस ली। बस करो रे, डामी ग्रुप और मेरे लिए तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। चाहे तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहो या नहीं, मेरी नजर में तुम हमेशा रिस्पेक्ट के लायक होगे। मार्कस इतने इमोशन के साथ बोल रहा था कि लग रहा था सच में रे की कुर्बानी से टच हो गया है। बाकी डायरेक्टर्स ने भी तुरंत बात समझ ली। तो ये सब इसीलिए है, जितना बड़ा तमाशा रे क्रिएट करेगा उतना ही ज्यादा अटेंशन S7 को मिलेगा। मार्कस और डायरेक्टर्स के वॉचफुल आईज के सामने रेस फाइनल काउंटडाउन में एंटर कर गई। दर्जन से ज्यादा सुपर कार्स अपने इंजन्स गर जा रही थीं। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो और उनके बीच रे की फ्लिन बिल्ट ईवी बिल्कुल एक मासूम बकरी की तरह लग रही थी जो शेर के झुंड में फंस गई हो। फिर काउंटडाउन 0 पर पहुंचा। बैंग, स्टार्टिंग गन फायर हुई। अगले ही सेकंड सारी सुपर कार्स मिसाइल की तरह लाइन से निकल गई। स्टार्ट कंट्रोल स्टार्ट्स देखकर क्राउड पागल हो गया, लेकिन फिर सबकी नजर रे की गाड़ी पर गई और लोग हंसने लगे। हाँ ठीक है, ईवीज की लॉन्च एक्सेलरेशन नॉर्मल पेट्रोल कार से तेज होती है, लेकिन ये रूल सुपर कार्स पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ तो पूरी तरह आउटक्लास हो जाएगी। सिर्फ स्टार्ट के कुछ सेकंड्स में ही रे डजन्स ऑफ मीटर्स पीछे रह गया था। थोड़ी देर बाद तो सुपर कार्स का धुआं तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ रे का डामी चेयरमैन होना काम आ गया। ड्रोन ऑपरेटर्स अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सैलरी का चेक कौन साइन करता है। 5 ट्रैकिंग ड्रोन्स में से 2 ड्रोन्स पूरी रेस में सिर्फ रे की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और इसी तरह रे नॉर्थ हिल माउंटेन रोड के पहले बड़े कर्व तक पहुंच गया। वेन्यू में बैठे लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स जाइंट LED स्क्रीन पर नजर जमाए हुए थे। ड्रोन फुटेज क्रिस्टल क्लियर थी। नेचुरली सबका फोकस सुपर कार्स पर ही था। कोई रे की साइड में खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लोग बस एक कैजुअल ग्लांस मारकर वापस सुपर कार्स देखना चाहते थे, लेकिन उस एक नजर के बाद किसी की आंखें स्क्रीन से हटी ही नहीं। क्राउड में से किसी ने डिसबिलीफ में चीख मारी। स्क्रीन पर रे की कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। हाँ, सुपर कार्स जितनी फास्ट नहीं थी, लेकिन ये भी कोई मजाक नहीं था। ये स्पीड तो ज्यादातर हाईवेज की लीगल मैक्सिमम लिमिट के आसपास होती है। और सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि इतनी स्पीड पर पहुंचने के बाद भी रे कर्व के लिए जरा सा भी स्लो नहीं हुआ। प्रेडी मूव टू गेज द फर्स्ट कर्व। रे ने ब्रेक छूने तक की जरूरत नहीं समझी। वो सीधा टर्न में घुस गया और 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा आर्क क्लियर करके निकल गया, जैसे टर्न था ही नहीं। गाइस, मैंने सही देखा ना? रे टर्न्स पर स्लो ही नहीं हो रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है रे ने वो कॉर्नर सुपर कार ड्राइवर से भी तेज क्लियर किया। लग नहीं रहा उसने सच में तेज क्लियर किया है। मैं टाइमिंग कर रहा था। सबसे फास्ट सुपर कार कोनिग्सेग ने पहले कॉर्नर पर 12 सेकंड लिए। रे ने सिर्फ 0.6 सेकंड में कर दिया, पूरे 20 गुना फास्टर। मुझे लगा रे यहाँ कार शो करने आया है, निकला ड्राइविंग स्किल्स शो करने। बस आज से मैं रे का नंबर 1 फैन हूँ। सबको लगा नो ब्रेक कॉर्नरिंग ही पीक थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तो बस शुरुआत थी। हील टू डाउन शिफ्ट, ट्रेल ब्रेकिंग, मिड थ्रॉटल ड्रिफ्ट इनिशिएशन, हर मूव देखकर लोगों की सांसें रुक रही थी। क्या रे सीक्रेटली रिटायर्ड F1 ड्राइवर है? और सबसे डरावनी बात यह है कि ये मूव्स उसके लिए वार्म अप लग रहे हैं। वेट ट्रांसफर, फ्रंट लिफ्ट करके ओवरटेकिंग लाइन बनाना, टाइट काउंटर स्टीयरिंग से टायर वेयर मैनेज करना, इवेसिव मनोवर्स, और सबसे शॉकिंग चीज इनर्शिया ड्रिफ्ट्स। ये इम्पॉसिबल है। उसकी स्किल्स तो बिल्कुल तकुमी फुजिवारा लेवल की लग रही हैं। चैट पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेस का सेंटर ऑफ अटेंशन सुपर कार्स नहीं बल्कि रे बन जाएगा। नॉर्थ हिल माउंटेन रोड अपने एंडलेस कर्व्स के लिए फेमस थी और रे अपनी हैरत अंगीज ड्राइविंग टेक्निक्स के साथ लास्ट पोजीशन से सीधा फर्स्ट प्लेस तक पहुंच गया। सिर्फ फर्स्ट प्लेस ही नहीं, उसने सेकंड पोजीशन वाले से लगभग 1 किलोमीटर का गैप बना लिया था। जिन प्रोफेशनल रेसर्स को एक बिना एग्जॉस्ट वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल ने ओवरटेक किया था, सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बॉस, रे प्रोफेशनल ड्राइवर कौन है? मैं या आप? सुपर कार कौन चला रहा था, मैं या आप? क्या पता रे के इतने हॉबीज हैं, शायद बचपन से रेसिंग कर रहा हो। जब रे रिटायर करेगा सीधा प्रोफेशनल रेसिंग में जा सकता है। मैं पूरा वेन्यू रेंट करूंगा और सबको देखने बुलाऊंगा। पक्की बात? बिल्कुल, ग्रुप में चलेंगे। लेकिन मार्कस ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है रे की ड्राइविंग इंप्रेसिव है, लेकिन तुम लोग सीरियसली ये तो नहीं मान रहे कि वो एक्चुअल प्रोफेशनल रेसर्स से बेटर है? ये सारे ड्राइवर्स रे ने ही हायर किए थे। क्या पता कितना होल्ड बैक कर रहे हो। मार्कस की बात सुनकर डायरेक्टर्स चुप हो गए और नजरें नीचे कर ली। इस तरफ सब कंपोज दिख रहे थे, लेकिन वेन्यू में बैठे हजारों लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स बिल्कुल काम नहीं थे। रे के कार पार्क करने से पहले ही पूरा प्लाजा चीयर से गूंज उठा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा रे खुद सबसे ज्यादा शौक था। उसकी आंखें स्टीयरिंग को घूर रही थी, गला सूख गया था, वो मुश्किल से थूक निकल पाया, चेहरे पर डिसबिलीफ साफ लिखा था। ये हाल लगभग 2 मिनट तक रहा, जब तक बाकी प्रोफेशनल ड्राइवर्स फिनिश लाइन क्रॉस करके वापस नहीं आ गए। एक ड्राइवर हंसकर बोला, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना? नॉर्थ हिल रेस अरेंज की, हमें यहाँ बुलाया, फर्स्ट प्लेस के लिए 5 मिलियन का प्राइज रखा, हम सब ने अपनी जान लगा दी और एंड में
में पता चला असली मॉन्स्टर तो आप खुद हो। दूसरा ड्राइवर सर हिलाकर बोला, आपकी स्किल्स लगभग F1 लेवल की हैं, हम जीत ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। सब ड्राइवर्स के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में रे के लिए असली रिस्पेक्ट दिख रही थी। जैसे कहते हैं, आम लोग रेस को मजा के लिए देखते हैं, एक्सपर्ट्स टेक्निक देखते हैं, और एक्सपर्ट्स की नजर में रे की ड्राइविंग पूरी तरह इनसेन थी, खासकर जब उसने उन्हें ओवरटेक किया था। वो स्मूथ, सीमलेस और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मनूवर्स अब तक उनके दिमाग में चल रहे थे। जब प्रोफेशनल रेसर्स ही रे की इतनी तारीफ कर रहे थे तो आम ऑडियंस को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं थी। सबकी नजर अब सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, क्या असली मॉन्स्टर रे था या फ्लिन की बनाई हुई वो ईवी। हजारों लोग एक साथ आगे बढ़े और चीखने लगे, रे ये तो बिल्कुल सैवेज था, ये रेस किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा जबरदस्त थी। रे स्टूडेंट्स लेते हो क्या, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। रे ड्राइविंग ट्यूटोरियल रिलीज करो, मैं घुटनों के बल बैठकर पढ़ूंगा। रे मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। क्राउड का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा था। हर सेकंड के साथ आवाजें और ज्यादा क्रेजी होती जा रही थी। रे ने अपनी सेक्रेटरी से माइक्रोफोन लिया और हल्का सा खांसकर गला साफ किया। अगले ही पल पूरा वेन्यू शांत हो गया। फिर रे ने धीरे से एक उंगली साइड की तरफ उठाई। सब लोग उसके इशारे की तरफ मुड़ गए। जब सबने देखा कि रे फ्लिन की ईवी की तरफ इशारा कर रहा है, लोग कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक की आवाज गूंजी। अगले ही पल कार के 4 में से 3 टायर फट गए। चौथा टायर भी टेढ़ा होकर झुक गया। लेकिन तमाशा यही नहीं रुका। कुछ हल्की क्रैकिंग साउंड्स के बाद अंदर से एक जोर का बैंग सुनाई दिया। लग रहा था मोटर भी जलकर खत्म हो गई थी। 1 सेकंड की खामोशी के बाद पूरा वेन्यू हंसी से फट पड़ा। फ्लिन ने रे से कितना लूट लिया। बैटरी चार्ज नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी तो ट्रैजिक है। मैंने पहली बार देखा है कि बिल्कुल नई कार एक ही रन में टूटकर बिखर गई है। रे सच में लकी है कि जिंदा है। अगर रेस के बीच में कार टूट जाती तो आज हम रे की कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते। मुझे लगता है फ्लिन की कार ने रे को स्लो किया। अगर वो सुपर कार चला रहा होता तो आज कुछ और ही देखने को मिलता। रे एक और रन करो, इस बार कोनिक सेग में। क्राउड लगातार डिमांड करने लगा। दूसरी तरफ मार्कस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है फ्लिन की कार उतनी खास नहीं थी जितना लोग समझ रहे थे। तभी रे ने माइक्रोफोन उठाया और शांत आवाज में बोला, अच्छा तो फिर मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूँ। उसने अपना फोन निकाला और सेक्रेटरी को दे दिया। जैंग मेरे फोन की रिकॉर्डिंग बिग स्क्रीन पर चलाओ। ये कहते वक्त भी रे की आंखों में हैरानी की एक हल्की सी झलक अब तक मौजूद थी। सेक्रेटरी ने तुरंत फोन लिया और सेटअप करने दौड़ पड़ी। ऑडियंस चाहे लाइव हो या ऑनलाइन सब कंफ्यूज थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रे क्या दिखाने वाला है। सबकी नजर जायंट एलईडी स्क्रीन पर टिक गई। कुछ सेकंड्स बाद रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चलने लगी। ये तो रे की इन कार रिकॉर्डिंग है, अब मजा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ उसने ड्राइव कैसे किया। रे लेजेंड है जो ये फुटेज शेयर कर रहा है। मैं इसे फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करूंगा। सिर्फ तुम नहीं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स को देखो। सच में जो रेसर्स अभी रेस करके आए थे सबने अपने फोन्स निकाल लिए थे। उनके चेहरे बिल्कुल सीरियस हो गए थे। हर एक की नजर स्क्रीन पर चिपक गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलक झपकाने की। सबको डर था कहीं कोई डिटेल मिस ना हो जाए। स्क्रीन पर रेस स्टार्ट होने से पहले का सीन चल रहा था। दर्जन से ज्यादा सुपर कार्स के इंजन्स एक के बाद एक गरज रहे थे। लेकिन फुटेज में एक अजीब बात नजर आई। रे के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे ही नहीं। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और सेंटर कंट्रोल स्क्रीन पर हल्का सा टैप किया। अगले ही सेकंड पूरे वेन्यू में खूबसूरत और एलिगेंट फीमेल वॉइस गूंज उठी। डिंग, आपने फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड सिलेक्ट किया है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। चाइम बहुत सुंदर थी, आवाज बहुत सूदिंग थी, लेकिन इस वक्त ये 2 लाइनें हर किसी के कानों में बिजली बनकर गिरी। पूरे क्राउड के चेहरे एक साथ जम गए। मार्कस और डीएमआई ग्रुप के डायरेक्टर्स भी आंखें फाड़कर स्क्रीन को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने गलत सुना है। फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड मतलब नॉर्थ हिल माउंटेन रोड की वो इंसेन रेस जहां रे ने प्रोफेशनल रेसर्स को पीछे छोड़ दिया था। वहां स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी रे नहीं चला रहा था, गाड़ी खुद को चला रही थी। फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ये 3 शब्द सुनते ही पूरा वेन्यू सन रह गया। क्या इसका मतलब ये था कि प्रोफेशनल रेसर्स और उनकी सुपरकार्स को हराने वाला रे नहीं था बल्कि कार का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम था? थोड़ी देर पहले मार्कस ने जो डमी S7 लॉन्च की थी उसमें भी ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर था। वो खुद स्टेज के सेंटर तक ड्राइव करके आई थी और उसी बात पर ऑडियंस ने तालियों से आसमान हिला दिया था। सिर्फ उस फीचर को ही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे थे। लेकिन अब वो क्या देख रहे थे? एक ऐसी सिस्टम वॉइस जो सिर्फ इतना कह रही थी, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर पूरी रेस फ्लिन की कार ने खुद कंप्लीट की थी और रे ने स्टार्ट से फिनिश तक स्टीयरिंग को टच तक नहीं किया था तो इसका इम्पैक्ट पूरी ईवी इंडस्ट्री पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं था। इस कार के सामने जो भी व्हीकल्स ऑटोनॉमस ड्राइविंग का क्लेम करते थे सब बच्चों के खिलौने लग रहे थे। ये टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती है? मार्कस अपना कंपोजर खो बैठा। ऐसी चीज तो 10 साल और डेवलपमेंट करने के बाद भी नहीं बन सकती। बाकी डायरेक्टर से ज्यादा मार्कस समझता था कि ये कितना अपसर्ड। एक डायरेक्टर ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मार्कस अभी पैनिक मत करो, पहले पूरी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। मार्कस ने होठों को दबा लिया और गहरी भौं के साथ स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। उधर ऑडियंस शॉक से बाहर आ चुकी थी और अब पूरी तरह स्क्रीन में डूब गई थी। फुटेज आगे बढ़ने लगी। सीट बेल्ट बांधने के बाद रे बस सीट पर पीछे टिककर आराम से बैठ गया था और फिर गाड़ी ने खुद सब कुछ करना शुरू कर दिया। हील टू डाउनशिफ्ट्स, ट्रेल ब्रेकिंग, मिड थ्रॉटल ड्रिफ्ट इनिशिएशन, FR वेट ट्रांसफर से ओवरटेकिंग लाइंस क्रिएट करना, इवेसिव मैन्यूवर्स, काउंटर स्टीयरिंग से टायर वेयर मैनेज करना, इनर्शिया ड्रिफ्ट
ड्रिफ्टिंग जो प्रोफेशनल रेसर्स भी मुश्किल से एग्जीक्यूट कर पाते थे, और ये सब एक कार खुद कर रही थी। क्राउड जितना आगे फुटेज देखता गया उतना ही ज्यादा डरने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिकॉर्डिंग के 10 मिनट 8 सेकंड पर वही एलिगेंट चाइम दोबारा बजी। डिंग, टायर और मोटर ओवरलोड डिटेक्ट हुआ है। एस्टिमेटेड फेलियर 8 मिनट 7 सेकंड के अंदर। बाकी सारे कंपोनेंट्स नॉर्मल कंडीशन में है। ये सुनते ही लोग ऐसे झटके से होश में आए जैसे सपने से जाग गए हों। सब ने मुश्किल से थूक निकला। मतलब टायर और मोटर फेलियर कार को पहले से पता था और एग्जैक्ट सेकंड तक प्रेडिक्शन भी कर दिया। रेस के दौरान कभी कोई रियल डेंजर था ही नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन के अंदर था। मैं खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। मुझे लगा 800 किलोमीटर प्रति घंटे वाली मोटरसाइकिल ही फ्लिन की लिमिट है, लेकिन सिर्फ 3 दिन में उसने फिर मेरा दिमाग उड़ा दिया। मेरे दिल में फ्लिन मिलियंस टाइम लेजेंड बन गया। कंप्यूटर्स, मोटरसाइकिल्स और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस बंदे की सीलिंग आखिर है कहाँ? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक इंसान इतना टैलेंटेड हो सकता है। क्या अब भी स्कूल वापस जाना लेट नहीं हुआ? पहली बार मुझे नॉलेज और स्किल की असली पावर फील हो रही है। किसी ने कहा फ्लिन 60 साल का होगा, मैं कहता हूँ 80 से कम हो ही नहीं सकता। ऐसे रिजल्ट्स के लिए पूरी जिंदगी रिसर्च करनी पड़ती है। स्ट्रीम का व्यूअर काउंट 10 मिलियन के पास पहुंच चुका था और डिबेट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जायंट स्क्रीन पर ऑटोनॉमस मोड में दौड़ती हुई वो कार देखना लोगों को किसी सुपर हीरो को देखने जैसा लग रहा था, जैसे खुद रोशनी को चलती हुई देख रहे हो। और सिर्फ आम व्यूअर्स ही नहीं, स्ट्रीम देख रहे बिजनेस टाइकून्स भी पूरी तरह स्टंट थे। शेन सिटी की एक लग्जरी विला के अंदर नेथन स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। उसकी आंखों में शॉक, एक्साइटमेंट और ग्रीड तीनों एक साथ चमक रहे थे, क्योंकि उसने समझ लिया था फ्लिन ने कार नहीं बनाई थी, फ्लिन ने फ्यूचर बना दिया था। कुछ ही टाइम पहले हुआवे ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी। उसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग थी। सिर्फ ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर के दम पर उसने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था और ईवी रैंकिंग्स के टॉप पर पहुंच गई थी। लेकिन इस वक्त जब नेथन हुआवे विजन S9 के सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को फ्लिन की कार के साथ कंपेयर कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। हुआवे का विजन S9 अब उसकी ऑटोनोमस ड्राइविंग कैसी लग रही थी? बिल्कुल बच्चों का खिलौना। और जब नेथन को याद आया कि उसने हुआवे HR के थ्रू फ्लिन को 300 मिलियन एनुअल सैलरी का ऑफर भेजा था, उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। हुआवे ने विजन S9 बनाने के लिए 20 बिलियन से ज्यादा R&D में झोंक दिए थे, फिर भी मुश्किल से ये रिजल्ट मिला था। और फ्लिन एक अकेला आदमी, उसने ऐसी कार बना दी जो विजन S9 को पूरी तरह पीछे छोड़ सकती थी। नेथन को लगा फ्लिन की वैल्यू उसके सारे PhDs और मास्टर्स वाली रिसर्च टीम्स को मिलाकर भी नहीं मापी जा सकती। 300 मिलियन। अब उसे लग रहा था ये ऑफर फ्लिन की इंसल्ट नहीं थी, ये उसकी खुद की इंसल्ट थी। सीसी, नेथन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार तुम्हारे अंकल गलत थे, बिल्कुल गलत। शुरू से ही ये रे का मार्केटिंग स्टंट नहीं था, ये फ्लिन का वन मैन शो था। मैंने फ्लिन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो अकेला इंसान है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी टॉप टियर रिसर्च टीम से ज्यादा है। लॉन्ग किंगडम के पास ऐसा इंसान होना पूरे देश के लिए ब्लेसिंग है। कड़वी सी हंसी के बाद नेथन के चेहरे पर असली एक्साइटमेंट आ गई। इस पल फ्लिन का नाम हर इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो सबकी नजर फिर से फ्लिन की बनाई हुई कार पर टिक गई। खामोशी के बीच एक ताली बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगले ही पल पूरा वेन्यू तालियों की गरज से गूंज उठा। हर किसी को महसूस हो रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। लेकिन उसी वक्त उस टूट फूट चुकी कार के अंदर से एक बार फिर वही एलिगेंट चाइम सुनाई दी। डिंग। व्हीकल ओनर के लिए एक वॉइस मैसेज मौजूद है, कृपया रिव्यू करें। स्कैनिंग, स्कैनिंग। मैसेज क्लियरेंस लेवल थ्रेशहोल्ड से ऊपर है। व्हीकल ओनर के लिए ऑटो प्ले मैसेज शुरू किया जा रहा है। अगले ही सेकंड पूरे प्लाजा में मेरी आवाज गूंज उठी। हे रे, फ्लिन बोल रहा हूँ। तुमने शायद सुना होगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, पेटेंट्स नहीं। जो भी मेरी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर ले उसे बस लाइसेंसिंग फी देनी होती है। लेकिन इस कार के लिए, जिसे मैं डैमी SUV ऑरोरा कहता हूँ, पहली जनरेशन AEV, मैं तुम्हें कुछ पेटेंट्स बेचने के लिए रेडी हूँ। क्या करूँ? आजकल थोड़ा कैश की कमी चल रही है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑर्डर रिसीट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जैसे ही ये मैसेज खत्म हुआ, पूरा वेन्यू फिर से चुप हो गया और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो गए। कैश की कमी? भाई ने 10 मिलियन लिए और फिर भी कैश की कमी है? ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। लेजेंडरी टेक्नोलॉजी के बीच में भी स्कैमर वाली लाइन मार दी। उधर रे के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई कि लग रहा था कान तक पहुंच जाएगी। रे को फ्लिन का रूल पहले से पता था, प्रोडक्ट्स बेचता है, पेटेंट्स नहीं। इसलिए उसका ओरिजिनल प्लान था कि पहले डैमी ग्रुप पर पूरा कंट्रोल हासिल करे, फिर रिसर्च टीम बनाकर दिन रात फ्लिन की कार को स्टडी करे। लेकिन अब फ्लिन ने सीधा पेटेंट्स ऑफर कर दिए थे, जैसे किसी ने सोने की थाली में गिफ्ट रखकर दे दिया हो। रे को पूरा भरोसा था कि फ्लिन की मदद से डैमी SUV ऑरोरा बहुत जल्दी मास प्रोडक्शन में आ सकती है। और इस वक्त उसे लग रहा था कि ऑरोरा नाम से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार वाकई एक रोशनी की किरण की तरह EV दुनिया में फूटी थी। रे तो तुरंत फ्लिन से कांटेक्ट करने के लिए निकलने वाला था कि पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा मार्कस उसके पीछे खड़ा था। रे, कंग्रेचुलेशंस। मार्कस के चेहरे पर कड़वाहट और डिसबिलीफ दोनों थे। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रे एक अकेला इंसान लेकर आएगा और डैमी ग्रुप की पूरी R&D डिवीजन को हरा देगा, और वो भी इतने बुरे तरीके से कि कंपैरिजन तक न बचे। इतना उदास मत हो। रे ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। जिसने तुम्हें हराया वो मैं नहीं था, रे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो जीनियस लड़का था। थोड़ी देर रुककर उसने आसमान की तरफ देखा। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी लेजेंड जैसी रही है, लेकिन उस यंग जीनियस के सामने
सामने। मुझे लगता है असली लेजेंड तो वही है। रे की बात सुनते ही मार्कस कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसने कड़वी सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। रे, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उदास नहीं हूँ, मैं फेयर एंड स्क्वायर हारा हूँ। फ्लिन कमाल का है, इतना कमाल का कि अभी तक मेरा दिल कांप रहा है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन भी उतना ही ब्रिलियंट था। मार्कस ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ डीएमआई के फाउंडर नहीं हो, तुम डीएमआई को लीड करने के लिए सबसे सूटेबल इंसान हो। रे, जब फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर मार्कस ने हल्का सा झुककर सल्यूट जैसा जेस्चर किया और मुड़कर चलने लगा। रे उसकी पीठ को देखते हुए खड़ा रहा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मार्कस रुक गया। वो पलटकर बोला, अब तुम्हारा क्या प्लान है? बिजनेस की दुनिया में दोनों दुश्मन थे, कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन दिल के किसी कोने में रे मार्कस की इज्जत करता था। कम से कम ईवी टेक्नोलॉजी के मामले में मार्कस उससे कहीं ज्यादा केपेबल था। S7 फ्लिन से हारी थी, किसी और ईवी से नहीं। मार्कस ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस जा रहा हूँ। तुम जानते हो रे, मेरी फैमिली का यांजिंग में काफी इन्फ्लुएंस है। मैं पहले अपना ज्यादातर वक्त रिसर्च करते हुए ही बिताता था, फिर धीरे धीरे बोर हो गया, रिसर्च में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मार्कस की आंखों में एक नई चमक आ गई। लेकिन आज फ्लिन ने मेरे अंदर फिर से एक स्पार्क जगा दी है। रे मुस्कुराया। गुड लक। मार्कस ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। थैंक यू रे, कभी वक्त मिले तो चाय पे बैठेंगे। ये कहकर मार्कस ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने हाथ हिलाया और स्टाइल के साथ दूर चलता गया। रे उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, हर रिसर्चर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन डिजर्व करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बार बार ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर सकते हैं। मार्कस, उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपना असली रास्ता मिल जाए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। फ्लिन जैसा वंस इन अ जनरेशन फ्रीक ऑफ नेचर दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। मार्कस के जाने और रे की इस खामोश रिफ्लेक्शन के साथ डीएमआई ग्रुप का लॉन्च इवेंट ऑफिशियली परफेक्ट एंडिंग पर पहुंच गया। लेकिन इंटरनेट पर तो असली तूफान अब शुरू हुआ था। फ्लिन का नाम एक बार फिर हर मेजर प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर छा गया। न्यूज सेक्शंस, फ्रंट पेजेस, सोशल मीडिया फीड्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, अरोरा ईवी। लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले भी देखी थी, असिस्टेड सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स भी देखे थे, लेकिन एक फुली ऑटोनोमस ईवी जो प्रोफेशनल रेसर्स को रेस में हरा दे, ऐसी चीज किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। इसलिए जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट मिस कर गए थे, जब उन्होंने नॉर्थ हिल रेस की क्लिप्स देखी, हर एक का रिएक्शन एक जैसा था, शॉक। मतलब पहली प्रोफेशन जो टेक्नोलॉजी से ऑब्सोलीट होने वाली है वो फार्मर्स नहीं, रेस कार ड्राइवर्स हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रोफेशन तो फ्यूचर प्रूफ लगती थी। इंटरनेट का शोर हर मिनट बढ़ता गया और इसी शोर के बीच पहली बार फ्लिन कुछ बहुत बड़े लोगों की नजर में आ गया। मेट्रो सिटी का फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, देश के टॉप 10 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में से एक, जिसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कॉम्बैट पावर नहीं थी बल्कि मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट थी। यही देश का सबसे बड़ा मिलिट्री R&D बेस था, जहां काउंटलेस टॉप टियर रिसर्चर्स काम करते थे। इस वक्त इस विशाल कंपाउंड के एक कमरे में एक सिल्वर हेड बुजुर्ग अपने फोन पर वीडियो देख रहे थे। उनके चेहरे पर नेचुरल अथॉरिटी थी। उन्होंने अपने रीडिंग ग्लासेस को थोड़ा ऊपर एडजस्ट किया और गहरी आवाज में कहा, सच में इंप्रेसिव। आज की यंग जनरेशन वाकई डरावनी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉन्ग किंगडम में इतना एक्सेप्शनल टैलेंट पैदा होगा। वो कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर अफसोस भरी सांस छोड़ी। बस एक ही प्रॉब्लम है, उसका पूरा फोकस सिविलिंग टेक्नोलॉजी पर है। उसके टैलेंट के हिसाब से ये थोड़ा वेस्ट लगता है। सिल्वर हेड बुजुर्ग चेस्टर ने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से सर हिला दिया और उसकी आंखों में पहली बार फ्लिन के लिए गहरी दिलचस्पी चमक उठी। चेस्टर ने अपनी डेस्क पर रखे बटन को दबा दिया। कुछ ही मिनट्स बाद एक सीधे पोस्चर वाला यंग मैन दरवाजा नॉक करके अंदर आया। सर, आपने बुलाया? हाँ मार्को, चेस्टर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। इस फ्लिन नाम के यंग मैन तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढो। मैं उसे हमारे R&D बेस में काम करने का इन्विटेशन देना चाहता हूँ। चेस्टर ने अपने सबसे पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक मार्को की तरफ देखा। मिलिट्री R&D बेस के हेड होने के नाते चेस्टर के बहुत स्टूडेंट्स थे, लेकिन टैलेंट और एप्टीट्यूड के मामले में मार्को टॉप 5 में आता था। इसी वजह से चेस्टर उसके साथ हमेशा काफी जेंटल रहता था। लेकिन चेस्टर की बात सुनते ही मार्को थोड़ा हिचकिचाया। सर, मैंने फ्लिन के बारे में सुना है, आजकल उसके काफी कारनामे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसे सीधा हमारे बेस में इनवाइट करना, क्या ये थोड़ा रूल्स बेंड करना नहीं होगा? मार्को ने शांत लहजे में कहा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब टॉप मिलिट्री एकेडमीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिक्रूट किए गए हैं। उनमें से आधे से ज्यादा के पास कम से कम 5 साल का मिलिट्री रिसर्च एक्सपीरियंस है। फ्लिन का पूरा बैकग्राउंड सिविलियन फील्ड का है। अगर उसे यहाँ ले भी आए तो शायद उसे मिलिट्री रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ना हो। नॉर्मली चेस्टर के ऑर्डर्स पर कोई सवाल नहीं उठाता था। बेस में हर कोई उसकी बात मान लेता था। कोई चैलेंज करे तो उसे उसके लेजेंडरी टेम्पर का सामना करना पड़ता। बहुत से नए रिसर्चर्स उसकी डांट सुनकर रो तक चुके थे, लेकिन मार्को अलग था। चेस्टर उसके साथ हमेशा थोड़ा सॉफ्ट रहता था, जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था। चेस्टर सिर्फ मुस्कुराया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे तुरंत फुल मेंबर बना दिया जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि फ्लिन एक बार ट्राई करे। सिविलियन रिसर्च और मिलिट्री रिसर्च बिल्कुल अलग दुनिया है। मिलिट्री फील्ड में भी उसके पास वही ब्रिलियंस है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। चेस्टर ने हाथ हिला दिया। ठीक है, जाओ और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करो। मार्को ने सिर हिला दिया और दरवाजे की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डोरनॉब तक पहुंचा, चेस्टर की आवाज फिर गूंज उठी। ओ, एक और बात, क्या सेरिना का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? सेरिना का नाम सुनते ही मार्को की आंखों में एडमिरेशन की चमक आ गई। उसने तुरंत सिर हिला दिया। जी सर, डॉक्टर सेरिना ने TZ टाइप अल्ट्रा हार्ड एलॉय पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। ये एक्सपेरिमेंट 2 साल तक चलता रहा, लेकिन उसका ब्रेक थ्रू हमारे लैंड बैटल टैंक्स के लिए हिस्टोरिक रेवोल्यूशन ला सकता है। इस अल्ट्रा हार्ड एलॉय की वजह से हमारे टैंक्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कम से कम 2 लेवल्स जंप करेगी। मार्को की आवाज रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। डॉक्टर सेरिना ही असली जीनियस है। उसने बिल्कुल नहीं छिपाया कि उसकी नजर में
सेरिना कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जिस तरीके से वो बात कर रहा था उसके सामने फ्लिन की अचीवमेंट्स भी कुछ नहीं लगती थी। चेस्टर ने सिर हिलाया और उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो लड़की वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसकी एप्टीट्यूड बहुत हाई है। उसने मेरे अंडर सिर्फ 2 साल और 6 महीने ट्रेनिंग ली और उसके बाद सीधा बेस की फुल एडवाइजर बन गई। फिर उसने मार्को की तरफ देखा। मार्को, तुम सबको भी और मेहनत करनी होगी। जी सर। मार्को सीधा खड़ा हो गया। हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। गुड। चेस्टर ने सिर हिलाया। पहले फ्लिन से कांटेक्ट करो, उसके बाद सबको हॉल 1 में मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करो और सेरिना को भी वहां बुलाना। जी सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। जैसे ही मार्को को एहसास हुआ कि वो सेरिना से मिलने वाला है, उसका पूरा मूड ब्राइट हो गया। उसने कदम तेज कर दिए और चेस्टर के ऑफिस से बाहर निकल गया। मार्को के जाने के बाद चेस्टर ने फिर से अपना ध्यान फोन की स्क्रीन पर लगा दिया। स्क्रीन पर अब भी फ्लिन की फुल्ली ऑटोनॉमस ईवी का फुटेज चल रहा था। इस मिलिट्री जायंट की आंखों में एडमिरेशन और एंटिसिपेशन दोनों चमक रहे थे। उधर मैं रे को अरोरा ईवी का कोर टेक्निकल डेटा भेजने के बाद फाइनली वर्कशॉप से बाहर निकलने का फैसला कर चुका था। मैं कुछ दिन प्रॉपर्ली रेस्ट करना चाहता था। पिछले हुनर की मेमोरीज में मुझे पता चला था कि वर्कशॉप में सोने के लिए रूम तो था, लेकिन मेरी फिलॉसफी सिंपल थी, काम और जिंदगी को अलग रखना चाहिए। और वैसे भी इतने दिनों से मैं वर्कशॉप में अकेला पड़ा हुआ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सोशल स्किल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। मैंने वर्कशॉप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गर्म दोपहर की धूप सीधे चेहरे पर पड़ी। मैंने दोनों हाथ फैलाए और एक लंबी संतुष्ट जमाई ली। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त इंटरनेट, बिजनेस वर्ल्ड और मिलिट्री R&D बेस के अंदर कितने लोग मेरे बारे में सोच रहे थे। मेरे लिए तो अभी सिर्फ एक ही मिशन था, कुछ दिन आराम करना। मेरा प्लान सिंपल था, वर्कशॉप को कुछ दिन के लिए शांत छोड़ देना, या फिर अगर कोई सच में इंटरेस्टिंग ऑर्डर आ गया तो सीधा उस पर जंप कर जाना। अब जब फेज 3 का मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग अनलॉक हो चुका था तो नेचुरली मेरा मन और भी बड़े चैलेंजेस लेने का कर रहा था। ठीक है, फिलहाल यही प्लान है। अब सिटी चलते हैं। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, अपनी पुरानी सेकंड हैंड जेटा में बैठा और आराम से सिटी की तरफ निकल पड़ा। उधर शहर के दूसरे कोने में मेट्रो सिटी फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के R&D बेस के अंदर चेस्टर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल रहा था। लेकिन हॉल के पास पहुंचने से पहले ही उसके कानों में चीखने की आवाजें पड़ने लगी। सरीना, मारना बंद करो, मैं सरेंडर करता हूँ। डॉक्टर सरीना, आप अब एडवाइजर हो, आप लोगों को ऐसे पीट नहीं सकती, कुछ टूट जाएगा। ये सब सुनते ही चेस्टर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने बेबसी हंसी छोड़ी। ये लड़की भी ना। उसने कदम तेज कर दिए। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक खूबसूरत सिलुएट को हवा में किक मारते देखा। एक रिसर्चर सीधा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लूज पैंट्स के नीचे छुपी हुई लंबी टांगे ताकत से भरी हुई थी, लेकिन साथ ही इतनी खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल हो। सरीना को जरा भी पता नहीं था कि चेस्टर पीछे खड़ा सब देख रहा है। उसने जमीन पर पड़े रिसर्चर्स को देखा, हाथ झाड़े, बाहें फोल्ड की और बोली, सीरियसली तुम लोग बहुत वीक हो। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, रिसर्च के साथ एक्सरसाइज भी करो। 2 साल हो गए, अभी तक इतने पैथेटिक कैसे हो? उसकी क्रिस्प और कॉन्फिडेंट आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। जमीन पर पड़े रिसर्चर्स लगभग रो देने वाले थे। साइड में खड़े लोग भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहे थे। सरीना, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग नहीं करते, हम रोज 20 किलोमीटर माउंटेन ट्रेल्स दौड़ते हैं। 2 साल में एक दिन भी मिस नहीं किया, लेकिन तुमसे लड़ना हम कैसे जीत सकते हैं? स्पेशल फोर्सेस वाले तक तुमसे बचकर निकलते हैं, हम क्या ही करें? छोड़ो सरीना, जो करना है कर लो, हम खड़े खड़े मरना पसंद करेंगे। सब ने एक साथ शिकायत करनी शुरू कर दी। सरीना ने उन्हें देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर उसने अपनी उंगलियों की जॉइंट्स क्रैक किए और आगे बढ़ी। गुड, कम से कम बैकबोन तो है। अभी तुम्हारी बात थोड़ी मर्दाना लगी, चलो तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। उसकी लंबी टांग फिर से किक के लिए उठ चुकी थी कि तभी चेस्टर और नहीं देख सका। बस सरीना, चेस्टर ने हाथ पीछे बांधते हुए अंदर कदम रखा। अपने जूनियर्स को टॉर्चर करना बंद करो। जैसे ही सबकी नजर चेस्टर पर पड़ी, पूरा माहौल बदल गया। रिसर्चर्स की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे किसी ने उन्हें मौत से बचा लिया हो। प्रोफेसर, बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। वो सब भागकर चेस्टर के पास आ गए। किसी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स हैं। चेस्टर ने सिर हिला दिया। बस करो, सरीना की नीयत बुरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना लॉन्ग टर्म रिसर्च सस्टेन नहीं होती। सब लोग अपनी सीट्स पर बैठो, आज एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। आखिरी लाइन के साथ चेस्टर की आवाज नोटिसेबली सीरियस हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे दर्जनों रिसर्चर्स तुरंत सीरियस मोड में आ गए। हंसी मजाक गायब हो गया, सब अपनी जगह बैठ गए। सिर्फ सरीना ही ऐसी थी जो बिल्कुल रिलैक्स थी। उसने कैजुअली एक चेयर खींची और बैठ गई। चेस्टर ने उसकी तरफ एक नजर डाली और प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन कर दी। वीडियो चलना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड्स में रूम में बैठे हर रिसर्चर की नजर स्क्रीन पर चिपक गई। स्क्रीन पर एक ऐसी कार थी जिसके स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। कार खुद ड्राइव कर रही थी, फुल्ली ऑटोनॉमस मोड में। और सिर्फ ड्राइव नहीं, ऐसे रेसिंग मैनूवर्स परफॉर्म कर रही थी जो देखकर प्रोफेशनल रेसर्स भी शॉक हो जाएं। एक के बाद एक सुपर कार्स को पीछे छोड़ते हुए वो रेस जीत गई। इतनी इलीट मिलिट्री रिसर्चर्स भी अपनी सरप्राइज छुपा नहीं पाए। सरीना ने वीडियो देखते हुए आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। उसकी तीखी नजर में सोच विचार साफ दिख रहा था। जब वीडियो खत्म हुआ तो वो गहरी सोच में डूब गई। चेस्टर धीरे धीरे रूम के फ्रंट तक गया, फिर उसने सब पर नजर डाली। उसकी आवाज में हमेशा वाली अथॉरिटी थी। जो तुमने अभी देखा, ये सिर्फ कुछ घंटे पहले हुआ है। हमारे देश की एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी के लॉन्च इवेंट की रिकॉर्डिंग। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी छा गई। हर किसी को महसूस हो रहा था कि चेस्टर उन्हें ये वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाया, इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ बहुत बड़ा। यकीन है तुम सब में से कुछ लोग फ्लिन का नाम पहले ही सुन चुके होंगे। चेस्टर ने कॉन्फ्रेंस रूम में नजर दौड़ाई, और जो नहीं जानते वो अब जान गए। अब बताओ, जो तुमने अभी देखा उसके बारे में क्या सोचते हो? चेस्टर की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे डजन एलीट रिसर्चर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चर्चा शुरू हो गई। फ्रंट रो में बैठी सरीना आंखें सिकोड़ कर चुपचाप सोच रही थी। काफी
काफी देर बाद एक रिसर्चर खड़ा हुआ। प्रोफेसर, मेरी पर्सनल ओपिनियन में सिविलियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन स्ट्रीट रेसिंग इलीगल है। अगर DMI ग्रुप इस कार को मार्केट में लाना चाहता है तो ये रेसिंग फंक्शन कभी रेगुलेटरी अप्रूवल पास नहीं करेगा। हाँ, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं फ्लिन को काफी एडमायर करता हूँ। लगता है इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए उसके पास नेचुरल टैलेंट है। मार्को ने पहले मेंशन किया था कि आप फ्लिन को हमारे बेस में रिक्रूट करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर वो कुछ साल मिलिट्री टेक्नोलॉजी सीख ले तो मिलिट्री AI फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सिल्वर फ्रेम्ड ग्लासेस पहने हुए हैंडसम रिसर्चर ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। चेस्टर ने उसकी तरफ देखा और अचानक पूछ लिया, स्टीवर्ट, अगर हम मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करें तो? मिलिट्री एप्लीकेशन? स्टीवर्ट एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराया और सिर हिला दिया। प्रोफेसर, आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी फिलहाल मिलिट्री यूज के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम कॉम्बैट रिसोर्सेज को फ्री कर सकता है, लेकिन मशीन कितनी भी इंटेलिजेंट हो, आखिर में वो ठंडे कंपोनेंट्स का एक पाइल ही होती है। बैटलफील्ड हर सेकंड बदलता है और मशीन कभी भी हर सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं ले सकती। स्टीवर्ट ने प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। ऑटोनोमस सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल होता है सबसे डायरेक्ट और सबसे एफिशिएंट रूट चूज करना। ये उसकी कोर लॉजिक है, लेकिन बैटलफील्ड में आगे बढ़ना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता और कभी-कभी बिल्कुल सेफ भी नहीं होता। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली मिलिट्री हार्डवेयर पर अप्लाई कर दिया जाए तो इररिवर्सिबल डिजास्टर हो सकता है। उसकी बात खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में अग्रीमेंट की आवाजें गूंजने लगी। इस बार पहले से काफी ज्यादा लोग सिर हिला रहे थे। कई फीमेल रिसर्चर्स ने तो स्टीवर्ट की तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देखा, लेकिन तभी एक तीखी आवाज ने पूरे रूम का माहौल बदल दिया। स्टीवर्ट, क्या फ्लिन को जीनियस मान लेना इतना मुश्किल है? पूरा रूम एकदम चुप हो गया। सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा। सरीना, उसके होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। उसका काम जेन्युइनली इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर तुम में से किसी को वही टास्क दिया जाता, क्या तुम उस लेवल का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम बना पाते? हर लफ्ज में ताना था, हर सेंटेंस सीधा थप्पड़ लग रहा था। स्टीवर्ट और बाकी रिसर्चर्स के चेहरे तुरंत ऑकवर्ड हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बोलने वाली सरीना है तो किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। स्टीवर्ट ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई। सरीना, मेरा मतलब फ्लिन को नीचा दिखाना नहीं था। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा था और ऑटोनॉमस ड्राइविंग मेरा फील्ड भी नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं वैसे सिस्टम बना भी सकता हूं या नहीं। सरीना ने सीधा आंखें घुमाई, फिर उसने चेस्टर की तरफ देखा। प्रोफेसर, देखा आपने, ये सब कितने प्रिटेंशियस हैं। हाँ, कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी सिविलियन सेक्टर से आगे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी रे जैसे इंसान को भी स्पीचलेस कर दे, उसे ये लोग बस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहकर डिसमिस कर देते हैं। सरीना की आवाज और ठंडी हो गई। इन लोगों ने साइंस के लिए बेसिक रिस्पेक्ट तक खो दिया है। फिर उसने पूरे रूम की तरफ देखा। मेरी मानो तो सबको यहाँ इकट्ठा करना ही वेस्ट था। हर एक को अलग सॉलिटरी रूम में लॉक कर दो और बोलो जाकर असली रिसर्च करो। कम से कम रूम में इतना ईगो तो नहीं भरेगा। ये बोलते वक्त सरीना ने पलक तक नहीं झपकाई। रूम में बैठे स्टीवर्ट, मार्को और बाकी सब रिसर्चर्स की आईलिड्स जोर जोर से ट्विच करने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इंसल्ट पर गुस्सा करें या ये माने कि सरीना की बात में सच्चाई भी है। और सबसे बुरी बात तो ये थी, सरीना इतनी टैलेंटेड थी कि कोई उससे आर्ग्यू भी नहीं कर सकता था। अगर सेरेना की कॉम्बैट स्किल्स स्पेशल फोर्सेस के लेवल की ना होती तो शायद रूम में बैठे रिसर्चर्स उससे जवाब जरूर देते, लेकिन अभी के लिए सबके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। या तो जमीन की तरफ देखते रहो और प्रिटेंड करो कि कुछ सुना ही नहीं, या फिर बेचारी नजरों से चेस्टर की तरफ देखो और उम्मीद करो कि वो बचाने आ जाएगा। सेरेना की बातें काफी तीखी थी, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं थी। चेस्टर ने हल्का सा सिर हिलाया। सेरेना की बात कड़वी जरूर है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है। फ्लिन का ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम वाकई अपने वक्त से बहुत आगे है। वो एक रिमार्केबल यंग मैन है और मैं उसे यहाँ देखने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर चेस्टर ने मार्को की तरफ देखा। मार्को, कोई प्रोग्रेस हुई? उससे कांटेक्ट कर पाए? मार्को एक सेकंड के लिए ब्लिंक किया, फिर उसने अपना फोन निकाला और ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, सर, मैंने टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू फ्लिन का रजिस्टर्ड नंबर निकाला, कॉल भी किया, हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिस के ऑफिशियल नंबर से मैसेजेस भी भेजे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चेस्टर ने इस बात को फिलहाल साइड में रख दिया, लेकिन उसी वक्त सेरेना ने मार्को की तरफ एक तीखी नजर डाली। मार्को की आवाज में जो हल्का सा प्रोवोकेशन छुपा हुआ था, सेरेना उसे मिस नहीं कर सकती थी। उसने सब कुछ नोटिस कर लिया था। चेस्टर ने हाथ हिला दिया। ठीक है, फ्लिन के जवाब का वेट करते हैं। मुझे यकीन है अगर उसे रिसर्च में सच में इंटरेस्ट है तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। फिर चेस्टर की आवाज सीरियस हो गई। अब असली एजेंडा शुरू करते हैं। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बदल गया। सब लोग सीधे होकर बैठ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि फ्लिन वाली डिस्कशन तो बस वार्म अप थी। मीटिंग का असली पर्पस कुछ और था। सबकी नजर के सामने चेस्टर ब्लैक बोर्ड के पास गया। उसने चौक उठाया और बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स। बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखते ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर रिसर्चर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उधर चेस्टर, सेरेना और देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स इस क्रिटिकल डिस्कशन में घुस गए। और इसी वक्त शेन सिटी में स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स के अंदर एक और आदमी अपना सर पकड़कर बैठा था। देश की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी का CEO विक्टर। उसका असिस्टेंट लियम परेशान चेहरे के साथ बोला, क्या हम सच में R&D कंटिन्यू करने वाले हैं? पिछले 6 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं। अगर हम ऐसे ही पैसे डालते रहे तो पता नहीं और कितना पैसा जल जाएगा। उसकी आवाज में दर्द साफ सुना जा सकता
सकता था। पिछले साल की शुरुआत से ही स्विफ्ट सेंड डिलीवरी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ह्यूज रिसर्च टीम्स हायर की थी और टोटल इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन से भी ऊपर चली गई थी। पब्लिक के सामने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए थे, ऐसा ड्रोन जो लॉन्ग रेंज फ्लाई कर सके, हैवी पेलोड कैरी कर सके, स्टेबिलिटी आउटस्टैंडिंग हो, डिलीवरी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो, नेशन वाइड सेम डे डिलीवरी। स्लोगन सुनने में कमाल लगता था, लेकिन रियलिटी में सब उल्टा हुआ। 6 एक्सपेरिमेंट्स, 6 फेलियर्स। कहीं रेंज फेल हो गई, कहीं पेलोड वीक निकला, कहीं दोनों ठीक थे लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल बकवास थी। 1 साल से ज्यादा वक्त में स्विफ्ट सेंड ने पैसे भी जला दिए थे और काउंटलेस ड्रोन प्रोटोटाइप्स भी उड़ा दिए थे। अब विक्टर और कंपनी दोनों डेड एंड पर खड़े थे। अगर प्रोजेक्ट छोड़ देते तो इतना पैसा वेस्ट हो जाता और विक्टर अपने वादों का पक्का आदमी था। पब्लिक प्रोमिसेस करने के बाद अगर वो चुप हो जाता तो स्विफ्ट सेंड की रेपुटेशन का क्या होता, लोग उसके बारे में क्या सोचते। काफी देर तक सोचने के बाद विक्टर ने दान भेज लिए। नहीं, चाहे जो हो प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा। ये सुनते ही लियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्टर प्लीज दोबारा सोचिए, स्विफ्ट सेंड प्रॉफिट में है लेकिन हम ऐसे। बस, विक्टर ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। लियम तुरंत चुप हो गया। फिर उसने देखा कि विक्टर किस तरफ देख रहा था। उसकी गर्दन धीरे से स्क्रीन की तरफ घूमी और अगले ही पल उसका गला सूख गया। स्क्रीन पर एक फ्रोजन फ्रेम था। फ्रेम में रे था और उसके साथ फ्लिन की बनाई हुई ऑरोरा ईवी। विक्टर, तुम सोच नहीं रहे, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ लियम। अगर फ्लिन एक रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकता है तो हमारी स्पेक्स के हिसाब से एक ड्रोन बनाना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यार मेरा दिमाग भी ना, मुझे इतनी देर कैसे लग गई ये समझने में। जैसे ही मैंने नॉर्थ हिल प्लाजा में डैमी ग्रुप के ऑटो लॉन्च के बारे में सुना था, मुझे तभी ये आइडिया आ जाना चाहिए था। फ्रस्ट्रेशन में विक्टर जोर से अपनी थाई पर हाथ मारता है, फिर कंप्यूटर खोलकर तुरंत ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देता है। टाइप करते वक्त वो हंसी रोक नहीं पाता। लियम, तुम फ्लिन की स्कैमर वाली रेपुटेशन को लेकर टेंशन ले रहे हो ना। अगर उसने सच में मेरे लिए ये ड्रोन बना दिया तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर वो फ्यूल स्किप भी कर दे। बस एक टैंक ही तो है, मेरे लिए पॉकेट चेन। बात खत्म होते होते विक्टर ऑर्डर भी सबमिट कर देता है, फिर कुर्सी पर पीछे टिककर एक लंबी राहत की सांस लेता है, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन लियम की भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थी। विक्टर, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मेरा मतलब है फ्लिन बहुत ज्यादा यंग है। नॉर्थ हिल प्लाजा वाली वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से सब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्लिन की एज लगभग 20 साल ही है। इतनी उम्र में ऐसी ईवी बनाना ही अपने आप में शॉकिंग है। हर कोई उसकी तारीफ करेगा, लेकिन जीनियसेस की भी लिमिट्स होती हैं। फ्लिन सिर्फ 20 साल का लड़का है। वो एक साथ ईवी टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग दोनों में मास्टरी कैसे हासिल कर सकता है? और जो स्पेक्स हमें चाहिए वैसे प्रोडक्ट्स दुनिया के किसी मार्केट में कभी आए ही नहीं। उन्हें ग्लोबली वन ऑफ अ काइंड कहना भी गलत नहीं होगा। क्या फ्लिन सच में ये कर पाएगा? लियम अपनी हर चिंता खुलकर रख देता है। विक्टर कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर खिड़की के बाहर नीले आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, लियम, मैं फ्लिन की पोटेंशियल पर भरोसा करना चूज करता हूँ। ये सुनकर लियम के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए बोलता है, विक्टर, शायद तुम सही हो, लेकिन क्या फ्लिन हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट ही करेगा? अभी उसके पास ऑर्डर प्लेस करने वालों की लाइन लगी होगी। ये सुनते ही विक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिला देता है, बिल्कुल टेंशन नहीं, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। फ्लिन की शॉप पर अभी सबसे बड़ा ऑर्डर सिर्फ $20 मिलियन का है और मैंने उससे 1.2 बिलियन ऑफर किए हैं। तुमने खुद कहा था ना कि फ्लिन को पैसे बहुत पसंद है, तो वो मेरा ऑर्डर जरूर एक्सेप्ट करेगा। विक्टर के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। लियम भी आदत से मजबूर होकर सर हिला देता है, हाँ बात तो सही है। रुको, कितना बोला तुमने? 1.2 बिलियन। विक्टर, पक्का तुमने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं लगा दिया? 12 मिलियन की जगह 1.2 बिलियन। जैसे ही उसके दिमाग में अमाउंट प्रॉपरली बैठता है, लियम का बैलेंस ही हिल जाता है। आखिर वो लोग एक छोटा ड्रोन बना रहे थे, कोई कमर्शियल एयरलाइनर नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा चाहे जितना हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैक्सिमम कुछ डजन मिलियन तक ही जा सकती थी। 1.2 बिलियन में तो पूरा मिड साइज पैसेंजर जेट बनाया जा सकता था। और लियम ने फ्लिन के प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था। नो पेटेंट्स रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये डील उसे सीधी सीधी दिन दहाड़े लूट जैसी लग रही थी। लियम, बस करो, इतना मत सोचो, पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं। जब तक फ्लिन ड्रोन बना देता है बस वही मैटर करता है। एक ड्रोन पूरे डिलीवरी नेटवर्क के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लिन प्रूव कर दे कि ये पॉसिबल है तो हम उससे और ड्रोन्स खरीद लेंगे। जिस प्रॉब्लम को पैसे सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉब्लम ही नहीं होती। विक्टर की बातों से पूरी रिच गाय एनर्जी निकल रही थी। लियम बस आंख झपकते हुए सर हिला सकता था, लेकिन दिल से उसे लग रहा था कि उन्हें मेरा एड्रेस ढूंढना चाहिए। शायद मेरे घर के बाहर कुछ लोग भी खड़े कर देने चाहिए, वरना उसे सच में डर था कि कहीं मैं पैसे लेकर भाग न जाऊं। आखिर इंटरनेट पर हर जगह लोग कह रहे थे कि ये स्कैमर कभी भी पैसा लेकर गायब हो सकता है। लियम को लगता था कि 1.2 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि किसी का भी ईमान हिल सकता है। टाइगर शार्क पर मेरे वर्कशॉप के प्रमोशनल लाइव स्ट्रीम चैनल को होम पेज पर नंबर 1 पोजीशन मिले हुए काफी देर हो चुकी थी। बेशुमार व्यूअर्स अंदर आ रहे थे, सब देखना चाहते थे कि मेरा ऑर्डर बोर्ड कितना पागलपन दिखा रहा है। और जब विक्टर का ऑर्डर एक डार्क हॉर्स की तरह आया और ऑर्डर वैल्यू में सीधा नंबर 1 स्पॉट पर कब्जा कर गया, तो मेरे लाइव स्ट्रीम के मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह शॉक रह गए। क्या मैं सही देख रहा हूँ? 1.2 बिलियन? स्विफ्ट ने अभी अभी फ्लिन को 1.2 बिलियन का ऑर्डर प्लेस किया है। विक्टर पागल हो गया है। ये 1.2 बिलियन असली कैश है, कोई गेम के चिप्स नहीं। रुको, बस रुको, 1.2 बिलियन गेम चिप्स भी होते ना, तब भी मैं पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाता। व्यूअर्स के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है, सबकी क्यूरियोसिटी आसमान छूने लगती है। हर
कोई जानना चाहता था कि आखिर विक्टर ने मुझे क्या बनाने का ऑर्डर दिया है। ज्यादा देर नहीं लगती और इंटरनेट के डिटेक्टिव्स कुछ क्लूज निकाल ही लेते हैं। मुझे समझ आ गया, ड्रोन। विक्टर ने फ्लिन को ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। ड्रोन? वही ड्रोन जो मैं सोच रहा हूँ। कौन सा ड्रोन 1.2 बिलियन का हो सकता है? अरे भाई, तुम लोग कितने आउटडेटेड हो। स्विफ्ट सेंड ने काफी पहले अनाउंस किया था कि वो पैकेज डिलीवरी के लिए ड्रोन्स बना रहे हैं जो 1 टन तक का वेट उठाकर पूरे देश में कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। शायद उनसे हो ही नहीं पाया। इसलिए मेरा गेस है कि विक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो फ्लिन के पास आ गया। विक्टर, तुम सोच क्या रहे हो? दुनिया का सबसे अमेजिंग ड्रोन भी 1.2 बिलियन का नहीं होता। जो भी हो, पैसे हमारे थोड़ी हैं। अगर फ्लिन सच में ये कर गया तो आज के बाद मैं हर पैकेज के लिए स्विफ्ट सेंड ही यूज करूंगा। सेम, मैं फ्लिन के कंप्यूटर्स या मोटरसाइकिल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम फ्लिन के बनाए ड्रोन का यूज तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही ड्रोन वाली बात फैलती है, लाइव स्ट्रीम के मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि खबर बाहर आने के सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही स्विफ्ट सेंड के स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से ऊपर चढ़ने लगते हैं। स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर चेयरमैन ऑफिस में लियम पूरी तरह स्टंट बैठा था। पूरे 10 सेकंड बाद जाकर उसकी सोच वापस नॉर्मल होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए विक्टर की तरफ देखता है। विक्टर, मैंने सच में इस आदमी के इन्फ्लुएंस को कम समझा था। डीएमआई ग्रुप के ऑटो लॉन्च की धमाकेदार सक्सेस के बाद फ्लिन की पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस स्पीड से तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तुम्हारे खर्च किए हुए 1.2 बिलियन ऑलरेडी रिकवर हो जाएंगे। लियम डिसबिलीफ में सर हिला देता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए विक्टर के चेहरे पर चिंता की हल्की सी झलक नजर आती है। लियम, फ्लिन ने अब तक ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या मुमकिन है कि मेरी ऑफर अब भी काफी बड़ी नहीं है? स्विफ्ट के स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे थे और विक्टर अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन अगर फ्लिन ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सब बेकार था। सब कुछ पल भर में कोलैप्स हो सकता था। विक्टर, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम पैसे की है। तुम्हारी ऑफर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जेनरस है। शायद फ्लिन अभी किसी और काम में बिजी हो। लियम उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, विक्टर रॉकेट की तरह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है। इतनी अचानक मूवमेंट से लियम को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। आमतौर पर हमेशा काम रहने वाले विक्टर को इतना परेशान देखकर लियम भी सीरियस हो जाता है। विक्टर, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं बस पैनिक में ऑर्डर डिटेल्स दोबारा देखने लगा था। गलती हो गई। मैंने फ्लिन को जो ड्रोन स्पेक्स भेजे थे वो पूरी तरह गलत है। फ्लाइट रेंज और पेलोड कैपेसिटी, मैंने दोनों में एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया। जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब तो मुझसे बात कर रहे थे। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब समझ आया फ्लिन ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। 10,000 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज और 10 पेलोड कैपेसिटी, ऐसी चीज कोई कैसे बना सकता है? रुको, मैं ऑर्डर कैंसिल करके फ्लिन को नया ऑर्डर भेजता हूँ। विक्टर दर्द भरी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर कैंसिल बटन ढूंढने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। फ्रेंडली रिमाइंडर, टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर आपका ऑर्डर शॉप ओनर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड टू एक्सेप्टेड। ये मैसेज देखते ही विक्टर का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो जोर से अपनी आंखें मलता है, पक्का करता है कि वो सपना नहीं देख रहा। फिर उसके गले से शौक भरी आवाज निकलती है। लियम, मुझे बताओ मैं पागल नहीं हो गया? इतनी इंसेन स्पेक्स वाला ऑर्डर फ्लिन ने सच में एक्सेप्ट कर लिया? उसने एक्सेप्ट कर लिया? मेट्रो सिटी के डाउनटाउन एरिया में एक अपार्टमेंट की बालकनी पर मैं रिक्लाइनर पर आराम से लेटा हुआ था और दोपहर की धूप का मजा ले रहा था। मैं अभी अभी एक्सेप्ट किए हुए ऑर्डर को दोबारा देखता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, अब आई ना बात। विक्टर को क्वालिटी की पहचान है। काम ऐसा ही होना चाहिए। चैलेंजिंग ऑर्डर, तगड़ी पेमेंट और कुछ नया बनाने की असली मोटिवेशन। मैं रिक्लाइनर से उठकर आलस भरी अंगड़ाई लेता हूँ और सीधा वर्कशॉप वापस जाने का फैसला करता हूँ ताकि विक्टर के ऑर्डर पर काम शुरू कर सकूं। 10 मिलियन पॉइंट्स कमाने के बाद सिस्टम ने फेज 3 अनलॉक कर दिया था, मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग। इस स्किल के बिना विक्टर का ड्रोन ऑर्डर कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। और सिर्फ चैलेंज ही मुझे एक्साइट नहीं कर रहा था, इसकी प्राइस भी काफी सेटिस्फाइंग थी। जब सिस्टम ने फेज 3 अनलॉक किया तब उसने फेज 4 की रिक्वायरमेंट भी दिखा दी थी। 1 बिलियन पॉइंट्स, कंसेप्चुअल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 शब्द सुनते ही मुझे काफी बेहतर फील हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कंसेप्चुअल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग असल में क्या है, लेकिन नाम ही इतना पावरफुल लग रहा था कि एलीट लेवल टेक्नोलॉजी की फील आ रही थी। 1 बिलियन पॉइंट्स के लायक, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। ओ हाँ, और ये भी, विक्टर का ऑर्डर कुछ देर के लिए साइड में रखकर मैं अपना फोन निकालता हूँ। स्क्रीन पर 2 मिस्ड कॉल्स और एक टेक्स्ट मैसेज पड़ा था। ये सब मिलिट्री R&D बेस के मार्को की तरफ से थे। कॉल्स मैंने उठाए नहीं थे, मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन रिप्लाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दूं। जो भी है, इग्नोर करता हूँ। मैं खुद से बोलते हुए कॉल्स और मैसेजेस दोनों को सीधा ट्रैश में डाल देता हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे देश की सर्विस नहीं करनी थी, बात बस इतनी थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिस्टम के हर अपग्रेड के साथ रिक्वायर्ड पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ जाते थे और इसका मतलब था मुझे और ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। रिसर्च बेस के अंदर पैसे कमाना लगभग इम्पॉसिबल होता और पैसे के बिना सिस्टम कैसे अपग्रेड होता। ऊपर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी, मिलिट्री बेस की जिंदगी मेरी अभी वाली फ्रीडम से बिल्कुल अलग होती। हो सकता है वो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन कर दें जिनमें मेरी कोई इंटरेस्ट ही ना हो या जो काफी चैलेंजिंग ना हो। इन सब वजहों से बेस ज्वाइन करना मेरे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल था। मैं वर्कशॉप की तरफ वापस निकल पड़ता हूँ, स्विफ्ट सेंड के ड्रोन ऑर्डर को हैंडल करने के लिए तैयार। उधर स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स में विक्टर और लियम काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। धीरे धीरे शौक कम होने लगता है, लेकिन उनकी आंखों में डिसबिलीफ
अब भी साफ नजर आ रहा था। विक्टर, अभी किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है क्या? ये सब रियल नहीं लग रहा। हम लोग 1000 किलोमीटर रेंज और 1 टन पेलोड वाला ड्रोन बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और फ्लिन ने 10,000 किलोमीटर रेंज और 10 टन पेलोड वाले ऑर्डर को सीधा एक्सेप्ट कर लिया। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? लियम का असली काम ही विक्टर को कंट्रोल करना था। विक्टर पैसे पानी की तरह उड़ाता था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके साथ लियम को असाइन किया था, जो दुनिया का सबसे कंजूस और पैसे बचाने वाला असिस्टेंट माना जाता था। लेकिन इस बार विक्टर के 1.2 बिलियन के गैम्बल को देखकर लियम को भी लग रहा था कि ये डील वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट। अगर फ्लिन वाकई ऐसा ड्रोन बना देता है तो स्विफ्ट सेंड सिर्फ डोमेस्टिक डिलीवरी मार्केट का किंग नहीं रहेगा, ग्लोबल लेवल पर भी कोई कंपनी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। सुबह पैकेज भेजो और शाम तक डिलीवर हो जाए, ऐसी सर्विस को कौन बीट कर सकता है? लियम, क्या अब स्विफ्ट सेंड के पास सच में चांस है? विक्टर पूछता है। सच कहूं विक्टर, अभी मुझे वापस कॉलेज जाकर मास्टर्स करने का मन कर रहा है, शायद डॉक्टरेट भी। मुझे भी, लियम हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है। एक पुरानी कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैं हमेशा सोचता था कि ये बातें पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन फ्लिन ने मुझे नॉलेज की असली पावर और उसकी जबरदस्त अट्रैक्शन दिखा दी है। ये बात लियम दिल की गहराइयों से कह रहा था। उसके चेहरे पर काफी दिनों बाद उम्मीद और हैरानी का एक अलग ही नूर नजर आ रहा था। विक्टर हल्का सा हंस पड़ता है। ठीक है लियम, इतने इमोशनल मत हो। दुनिया में मिलियंस रिसर्चर्स हैं, लेकिन फ्लिन जैसी एबिलिटी और फ्लिन जैसी हिम्मत रखने वाला सिर्फ एक ही है। लेकिन लॉन्ग किंगडम में काफी टाइम से ऐसा कोई नहीं आया जो इतना चमकदार टैलेंट रखता हो। फ्लिन एक रोशनी की किरण की तरह होगा जो भटक चुके हजारों यंग लोगों को रास्ता दिखाएगी। विक्टर थोड़ी देर के लिए रुकता है। और एक बात है जो मैंने अभी तक नहीं कही, फ्लिन जैसे इंसान के सामने मेरे और रे जैसे बिलियनियर्स भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगते हैं ना? विक्टर मुस्कुराते हुए मजाक करता है। इस वक्त उसका मूड शायद ही इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था और मेरे ड्रोन को लेकर उसकी एक्साइटमेंट भी अपने पीक पर थी। लियम विक्टर की बात सुनकर उस टॉपिक को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। 2 सेकंड तक अटक अटक कर बोलता है, फिर तुरंत बात बदल देता है। वैसे विक्टर, फ्लिन के साथ जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका कोई डेडलाइन सेट किया था क्या? क्या हमें पहले से अनाउंसमेंट रिलीज कर देनी चाहिए? इंटरनेट वैसे भी पता लगा चुका है कि हमने फ्लिन से ड्रोन बनवाने का ऑर्डर दिया है, अब इसे सीक्रेट रखने का कोई फायदा नहीं। और रे ने पहले ही हमें टेम्पलेट दे दिया है, लॉन्च से 3 दिन पहले अनाउंसमेंट रिलीज करो। नॉर्थ हिल प्लाजा वाले इवेंट ने डमी ऑटो को एक रात में लेजेंड बना दिया था। मार्केटिंग के मामले में हम रे से काफी कुछ सीख सकते हैं। ये सुनकर विक्टर सोच में पड़ जाता है। कुछ पल बाद वो बोलता है, लियम इस बार तुमने सच में सही बात कही है। हाँ, अनाउंसमेंट रिलीज करते हैं। मैंने फ्लिन के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं की थी, लेकिन उसने पहले जितनी स्पीड से ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं उस हिसाब से मैक्सिमम 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो फिर डिसाइड हो गया, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद शेन सिटी के हीहू पार्क में ड्रोन लॉन्च इवेंट होगा। देखते हैं रे के डमी ऑटो लॉन्च ने ज्यादा धमाका किया था या हमारा ड्रोन लॉन्च करेगा। आखिरी लाइन बोलते हुए बैटल हार्डन विक्टर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता और नेचुरली लियम तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। विक्टर, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। मजबूती से सिर हिलाकर लियम ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लियम काम में बहुत तेज था। उनकी बात खत्म होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही स्विफ्ट सेंड की ऑफिशियल वेबसाइट और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक अनाउंसमेंट लाइव हो जाता है। अनाउंसमेंट में लिखा था, 7 दिन बाद शेन सिटी के हीहू पार्क में स्विफ्ट सेंड ग्रुप अपना ड्रोन लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। बने रहिए हमारे साथ। छोटा सा अनाउंसमेंट था, लेकिन उसका असर एक शांत झील में फेंके गए बड़े पत्थर जैसा हुआ। हर तरफ शॉक वेव्स फैल गई। मुझे पता था, पक्का ड्रोन ही है। विक्टर ने फ्लिन से ड्रोन बनवाने का ऑर्डर दिया है। मेरे बस के बाहर हो गया ये सब। मैं ऑलरेडी डमी ऑटो लॉन्च देखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले चुका हूँ, अब मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस रेट पर मेरा कंजूस बॉस मुझे निकाल देगा। अरे टेंशन मत ले, इस बार ऑफिस में ही देख लेना। तेरा बॉस भी वही देख रहा होगा, उसके पास तुझे मैनेज करने का टाइम नहीं होगा। भाई, ये सबसे इंटेलिजेंट बात है जो मैंने आज सुनी है। ये पहले क्यों नहीं बोला? सच कहूँ तो अब इन लॉन्चेस को फॉलो करना रियलिटी शो बिंज वॉच करने जैसा लगता है, एकदम एडिक्टिव। सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर कमेंट्स की संख्या 10,000 क्रॉस कर जाती है। हर कोई 7 दिन बाद होने वाले स्विफ्ट सेंड ड्रोन लॉन्च को लेकर बेचैन था। दूसरी तरफ फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के R&D बेस में चेस्टर, सेरीना और बाकी टीम की मीटिंग पूरी तरह से डेडलॉक में फंस चुकी थी। प्रोफेसर, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट के अभी 2 मेन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और सप्लाई डिलीवरी। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की बात करें तो पायलट्स और एयरक्राफ्ट दोनों को सेफली वापस लाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट के आउटर शेल से शुरुआत करनी होगी। लेकिन सिरेना के नए डेवलप किए हुए TZT टाइप अल्ट्रा हार्ड अलॉय से भी ये गारंटी नहीं मिल सकती कि एयरक्राफ्ट डायरेक्ट मिसाइल हिट सर्वाइव कर लेगा। जमीन पर एक टैंक शायद 1 या 2 मिसाइल झेल ले, लेकिन हवा में सब कुछ अलग होता है। वहाँ छोटी सी माल फंक्शन भी सीधा मौत का सबब बन सकती है। और सप्लाई डिलीवरी की बात करें तो भले ही वो फ्रेंडली टेरिटरी में की जाती हो और रिस्क काफी कम होता हो, फिर भी हम 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए मेरी राय में पूरा टॉपिक एक फॉल्स प्रेमिस पर बेस्ड है। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल और अनअचीवेबल है। खामोश कॉन्फ्रेंस रूम में मार्को सबसे पहले खड़ा होकर अपनी बात रखता है। चेस्टर हाथ हिलाकर उसे बैठने का इशारा करता है। फिर वो पूरे रूम पर नजर डालता है। देश के 40-50 सबसे ब्रिलियंट मिलिट्री एक्सपर्ट्स वहां बैठे थे और उनमें से एक भी इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। स्टुअर्ट और बाकी सब लोग एक दूसरे को देखते रह गए। सबके दिमाग बिल्कुल ब्लैंक थे। उधर मेरी तरफ मिलिट्री ग्रेड अपग्रेड के बाद सुपर लैब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुझे ना सिर्फ दुनिया के टॉप टियर मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का अनलिमिटेड एक्सेस मिल गया था, बल्कि मार्केट में अवेलेबल किसी भी मिलिट्री ग्रेड मटेरियल को खरीदने का ऑप्शन भी मिल गया था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी
थी कि कुछ मटेरियल्स की प्राइसेस देखकर मेरी रूह कांप जाती थी। इतनी सारे जीरो होते थे कि मैं गिनने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसलिए जब मैंने रे से कहा था कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टम का एक सिंपल रूल था, जितना ज्यादा पैसा बचाऊंगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन कभी ना कभी मैं अपने लिए भी कुछ बनाना चाहता था, और जब वो दिन आएगा तब मैं सिर्फ बेस्ट से बेस्ट मटेरियल्स ही यूज करना चाहूंगा। उस वक्त मेरे पास जो फंड्स होंगे वो बिल्कुल काफी नहीं पड़ेंगे। एक ही बड़ा प्रोजेक्ट और मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। विक्टर, बाहर दुनिया मुझे अल्टीमेट स्कैमर के नाम से जानती है। मेरी शॉप पेज पर तो ये टैग ऑफिशियली लगा हुआ है, लेकिन सच कहूं तो इस वक्त मुझे खुद बहुत गरीब फील हो रहा है। तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी होगी। मैं खुद से बड़बड़ाते हुए सुपर लैब का मटेरियल्स वॉल्ट खोलता हूं। काफी देर तक कंपेयर और रिसर्च करने के बाद आखिरकार ड्रोन बनाने के लिए सारी जरूरी चीजें कलेक्ट कर लेता हूं। इस बार मटेरियल सिलेक्शन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स हद से ज्यादा महंगे थे। मैं पूरे वक्त सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में लगा हुआ था। अच्छी बात यह थी कि मेहनत रंग लाई। जो मटेरियल्स पहले कई मिलियन के पड़ने वाले थे, उनकी कॉस्ट घटाकर मैंने 2 मिलियन से भी नीचे ला दी। सब कुछ बंडल करने के बाद टोटल कॉस्ट सिर्फ 1.8 मिलियन बनी, जो मैंने सिस्टम को पे कर दी। और अगर विक्टर को कभी ये नंबर पता चल गया तो शायद वहीं पर बेहोश हो जाएगा। मैंने तुम्हें 1.2 बिलियन दिए और तुमने सिर्फ 1.8 मिलियन खर्च किए। फिलहाल विक्टर को मेरी एक्चुअल कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। सुपर लैब में एंटर करने से पहले मैंने नोटिस किया था कि सिस्टम अब भी अपनी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि रिपोर्ट रेडी होते ही सिस्टम उसे सीधा पब्लिक कर देगा, और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे उसे पहले देखने या एडिट करने का मौका भी नहीं मिलने वाला था। एक भी नंबर चेंज करने का चांस नहीं। ये सोचकर मैं धीरे से बोलता हूँ, इस ऑर्डर के बाद मुझे शायद कुछ बॉडीगार्ड्स हायर करने पड़ेंगे या वर्कशॉप में डिफेंसिव अपग्रेड्स लगवाने पड़ेंगे, वरना मुझे कभी सेफ फील नहीं होगा। मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद मैं पूरा बिल्ड प्रोसेस एक बार फिर से दिमाग में रिव्यू करता हूँ। अगर नॉर्मल ड्रोन होता तो मुझे आधा दिन भी नहीं लगता। मैं एक साथ दर्जन भर ड्रोन्स बना सकता था, लेकिन 10,000 किलोमीटर रेंज, 10 टन पेलोड और उसके साथ एक्सट्रीम स्टेबिलिटी वाला ड्रोन बनाना बिना किसी एग्जैजरेशन के ये रे की ईवी बनाने से भी ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज था। उस कार की असली मुश्किल सिर्फ ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम थी, बाकी सब रिलेटिवली सिंपल था। लेकिन विक्टर के ड्रोन में हर एक स्टेज पर आसमान छूने वाली टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। इसी दौरान मिलिट्री बेस में स्टुअर्ट और बाकी एक्सपर्ट्स अब भी ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बैठे हुए थे। किसी के पास एक भी वर्केबल आइडिया नहीं था। और अगर इस मीटिंग का असली मकसद समझना है तो हमें 3 दिन पहले लौटना पड़ेगा। 3 दिन पहले लॉन्ग किंगडम और बेयर नेशन ने सीक्रेट तरीके से एक मॉडर्न एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। जब से फाइटर जेट्स का जमाना शुरू हुआ है, एयर सुप्रीमेसी ही वॉर जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर रही है। हर देश अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बहुत सीरियस लेता है। पिछले कुछ सालों में लॉन्ग किंगडम ने भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए पैसे और मैन पावर दोनों की बारिश कर दी थी। फंडिंग इतनी ज्यादा थी कि उसका स्केल देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए लॉन्ग किंगडम ने पूरे 100 फाइटर जेट्स और कई स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट डिविजन्स डिप्लॉय किए थे। वहीं बेयर नेशन ने सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट भेजे। लॉन्ग किंगडम के मिलिट्री लीडर्स को पहले लगा कि बेयर नेशन मजाक कर रहा है, लेकिन बेयर नेशन ने उन्हें एक बहुत ही कड़वा सबक सिखा दिया। लॉन्ग किंगडम के 100 फाइटर्स ने आसानी से बेयर नेशन के 10 एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका कमांड बेस भी उड़ा दिया। लेकिन इस विक्ट्री की एक बड़ी कीमत थी। कमांड बेस तबाह होने के बाद लॉन्ग किंगडम के सारे एयरक्राफ्ट एनिमी डिफेंस के सामने एक्सपोज हो गए। हारने से पहले बेयर नेशन ने अपने सारे एंटी एयर बैटरीज और मिसाइल सिस्टम्स एक साथ एक्टिवेट कर दिए और आखिरी डेस्परेट अटैक लॉन्च कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक कमांड बेस के बदले लगभग 98% फाइटर्स खत्म हो गए। सिर्फ 2% एयरक्राफ्ट ही ठीक ठाक हालत में बेस तक लौट पाए। कागज पर देखा जाए तो लॉन्ग किंगडम ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन असली जंग कभी एक बैटल से डिसाइड नहीं होती। एक एनिमी बेस को तबाह करने के लिए लगभग 100 फाइटर्स खोना कोई जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान था। इसी वजह से एक्सरसाइज के तुरंत बाद लॉन्ग किंगडम के टॉप मिलिट्री लीडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ताकि इस डिजास्टर्स रिजल्ट की असली वजह समझी जा सके। 8 घंटे की गर्म बहस के बाद आखिर सब एक कंक्लूजन पर पहुंचे। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स की डिफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत कमजोर थी। जैसे ही वो एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसते, दोनों तरफ से भारी नुकसान होना लगभग तय था। 1000 दुश्मन मारो और अपने 800 गवा दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट्स भी नहीं थे, असली कंसर्न पायलट्स थे। हर फाइटर पायलट एक रेयर टैलेंट होता था जिसे सालों की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता था। एक पायलट को खोना भी दर्दनाक था, पूरी स्क्वाड्रन खोना तो और भी ज्यादा। इसीलिए टॉप ब्रास ने चेस्टर को अर्जेंट ऑर्डर दिया था। उसे बेस के सबसे ब्रिलियंट रिसर्चर्स को लीड करके 1 हफ्ते के अंदर पायलट सेफ्टी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना था। आज चेस्टर को ऑर्डर मिले हुए दूसरा दिन था। प्रोफेसर, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, दुनिया का हर देश इसी चैलेंज का सामना कर रहा है, इसलिए आप इतनी टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट टर्म में एयरक्राफ्ट सेफ्टी इशू सॉल्व होना मुझे नामुमकिन लगता है। चाहे ऊपर वाले हम सबको गोली ही क्यों ना मार दें, ये प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। रूम का माहौल और ज्यादा भारी होता देखकर मार्को खड़ा होकर बात करता है, लेकिन उसे बोलना नहीं चाहिए था। जैसे ही उसने मुंह खोला, चेस्टर का गुस्सा आसमान छू गया। तुम्हें लगता है मुझे ये बात तुमसे सुनने की जरूरत है? टाइम पर छोड़ दो, टाइम पर छोड़ दो। हर बार जब कोई रिसर्च चैलेंज सामने आता है तुम्हारा सोल्यूशन बस यही होता है? तो फिर मुझे बताओ, अगर टाइम ही सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो तुम लोगों की जरूरत किस लिए है? और अगर दुनिया का कोई देश इस प्रॉब्लम को सॉल्व
सॉल्व नहीं कर पा रहा तो लॉन्ग किंगडम का एडवांटेज क्या हुआ? टॉप ब्रास चाहता है कि हम सबसे पहले इसे सॉल्व करें। 2 दिन। मैं तुम सबको 2 दिन देता हूँ। अगर 2 दिन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाए तो शायद मुझे सरीना की सजेशन सीरियसली लेनी पड़ेगी। तुम सबको अलग अलग रूम्स में लॉक करके असली रिसर्च करवानी पड़ेगी। चेस्टर गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। उसका चेहरा काले बादल की तरह सख्त हो चुका था। फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाता है और स्टुअर्ट, मार्को और बाकी सब लोग शॉक में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद मार्को सरीना की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर मजबूर सी मुस्कान थी। सरीना, डॉक्टर सरीना, आपके पास हमेशा सबसे ज्यादा आइडियाज होते हैं। इस बार भी हमें थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। प्रोफेसर इस बार सच में मजाक नहीं कर रहे। मार्को के बोलते ही रूम में मौजूद सब लोग एक साथ सरीना की तरफ देखने लगते हैं। हर चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उनमें से ज्यादातर रिसर्चर्स तब बेस में आए थे जब सरीना पहले ही एडवाइजर बन चुकी थी। उनके लिए सरीना सिर्फ एक एडवाइजर नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में आखिरी उम्मीद थी। उनमें से लगभग कोई भी सेरीना का क्लासमेट नहीं था, लेकिन सेरीना की एबिलिटीज के बारे में सबने कहानियां जरूर सुनी थी। उसकी ग्रेजुएशन बैच के लोग आज देश भर के मिलिट्री रिसर्च यूनिट्स को लीड कर रहे थे और उन सब के बीच भी सेरीना को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता था। अगर सेरीना को इस बेस की शांत जिंदगी पसंद ना होती तो काफी पहले कोई दूसरा मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसे पोच करके अपने पूरे R&D डिपार्टमेंट का हेड बना चुका होता। ओह, अब तो मुझे सेरीना बुला रहे हो। सेरीना ठंडी नजर से मार्को को देखती है। अभी कुछ देर पहले तुम प्रोफेसर के पास मेरी कंप्लेंट करने नहीं भाग रहे थे, और जैसे तुमने खुद कहा था मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूँ। अगर प्रोफेसर तुम सबको अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुड लक। इतना कहकर सेरीना खड़ी होती है। उसकी लंबी टांगे उसे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ले जाती हैं और वो सबके हैरान चेहरों को पीछे छोड़कर निकल जाती है। पीछे बैठे रिसर्चर्स का दिल सीधा डूब जाता है। खत्म, वो हमारी हेल्प नहीं करेगी। अब हमें बचाने कोई नहीं आ रहा। स्टुअर्ट गहरी सांस लेकर बोलता है, चलो काम पर लग जाते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। कम से कम प्रोफेसर को एक रीजनेबल रिसर्च प्रपोजल तो देना ही होगा, चाहे आइडिया बुरा ही क्यों ना हो। कुछ ना होने से बेहतर है। प्रोफेसर इसलिए गुस्से में है क्योंकि सवाल पूछने पर हम सब चुपचाप बैठे रहे। स्टुअर्ट सर हिलाता है और बाकी लोग मजबूरी में एक दूसरे को देखकर चुपचाप हाँ में हाँ मिला देते हैं। वक्त उंगलियों के बीच से फिसलती रेत की तरह निकल जाता है। एयरक्राफ्ट डिफेंस प्रॉब्लम को लेकर स्टुअर्ट और देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स 2 दिन तक सर खपाते रहते हैं। उधर मेट्रो सिटी के आउटस्कर्ट्स में मेरी वर्कशॉप के अंदर मैं भी सुपर लैब में लगातार काम कर रहा था। ड्रोन बनाने का पूरा प्रोसेस हद से ज्यादा इंटेंसिव था। अगर सुपर लैब का टाइम डिस्टॉर्शन इफेक्ट ना होता तो शायद मैं कब का पागल हो चुका होता। लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 3 महीने से ज्यादा की लगातार मेहनत के बाद मैंने आखिर विक्टर का ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एक ऐसा ड्रोन जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर था, जो 10 टन का पेलोड उठा सकता था और जिसकी स्टेबिलिटी भी एक्सेप्शनल लेवल की थी। ये सच में एक जनरेशन डिफाइनिंग मशीन थी। अपनी क्रिएशन को देखकर मैं भी एक्साइटमेंट भरी मुस्कान रोक नहीं पाता। टिंग, सिस्टम अब प्लेयर्स के एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएट करेगा। सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट। प्लेयर की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को परफेक्ट स्कोर 100 दिया गया है। बोनस 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स। बोनस 10 मिलियन अपग्रेड पॉइंट्स। सिस्टम की नरम आवाज एक के बाद एक नोटिफिकेशन सुनाती है। शुरू में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही आखिरी 2 लाइन सुनता हूँ मेरा शरीर जो एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था वहीं जम जाता है। 10 मिलियन अपग्रेड पॉइंट्स का बोनस मुझे इतना खास नहीं लगता। सिस्टम हमेशा से पॉइंट्स देने में कंजूस रहा है। फेज 4 अनलॉक करने के लिए 1 बिलियन पॉइंट्स चाहिए थे। उसके सामने 10 मिलियन बस चिल्लर जैसे लगते थे। लेकिन वो 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स, मेरी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। मैं मुश्किल से थूक निगलता हूँ और एड्रेनलिन मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। अगर मैं सही समझ रहा था तो ये 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स लगभग 10 IQ पॉइंट्स के बराबर थे। एक नॉर्मल इंसान का IQ 100 माना जाता है। 110 IQ वाले लोग ऑलरेडी गिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं। दूसरे शब्दों में सिस्टम के दिए हुए 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स किसी एवरेज इंसान को तुरंत एक्सेप्शनल बना सकते थे और मेरे ऊपर इसका इफेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मेरी नेचुरल टैलेंट और इंस्टिंक्ट्स पहले ही टॉप टियर लेवल पर थी। लोग कहते हैं आइंस्टाइन का IQ लगभग 160 था। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आइंस्टाइन के लेवल तक पहुंच सकता हूं या नहीं, लेकिन अब इन 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे लग रहा था कि अगर आइंस्टाइन खुद वापस आ जाए तो भी मैं रॉ ब्रेन पावर में उससे टक्कर दे सकता था। लगता है सिस्टम में अभी भी बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस को डायरेक्टली बूस्ट करने की ये एक एबिलिटी ही इतनी पावरफुल थी कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपने अंदर उभर रही एक्साइटमेंट को मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ। फिर एक बार अपनी मास्टरपीस की तरफ देखता हूँ और उसे सुपर लैब से बाहर ले जाने के लिए उठाता हूँ।